Hello students, welcome to ANJ Academy. My name is Anuja Zadhav and today we are going to cover and describe one interesting topic, life processes. ये कैरी करता है 5 मार्क्स और 6 मार्क्स इन अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। 80 मार्क्स के पेपर में ये टॉपिक 5 से 6 मार्क का विदाउट ऑप्शन कैरी करेगा एंड ये सबसे सिंपलेस्ट टॉपिक है एक्सप्लेनेशन के लिए। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। वन बाय वन, लाइन बाय लाइन हम अच्छे से और एकदम इत्मीनान से पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन हाई लेवल पे रखना और अपना मोबाइल प्लीज डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। दिस इज द टाइम फॉर स्टडी एंड वी आर गोइंग टू क्रैक इट। चलो, तो मुझे आप बताओ, ये एक लाइव और अनलाइव, अगर आप ये दोनों में डिफरेंशिएट करना चाहोगे कि कोई चीज अगर लाइव है या फिर नॉन लाइव है तो वो कैसे डिस्क्राइब होगा, राइट? वो आप बोलोगे कि मूवमेंट से डिस्क्राइब होगा, तो वो मूवमेंट से डिस्क्राइब कैसे होता है, या फिर द मूवमेंट इज द ओनली कैरेक्टरिस्टिक फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म? let's just get check out in this first page. How do we tell the difference between what is live and what is not live? If we see a dog running or a cow chewing cud or a man shouting loudly on the street, we know that these are live living beings. क्या क्या लिविंग बींग्स में उदाहरण दिए उन्होंने? एक तो एक कुत्ता है जो भाग रहा है, एक काऊ है जो उसका चारा खा रही है, और एक आदमी है जो क्या कर रहा है, बहुत जोर से रोड पे चिल्ला रहा है। तो ये सारी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि हाँ, ये कुछ मूवमेंट कर रहे, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट कर रहे, मतलब ये एक्चुअली लाइव एग्जांपल्स है। देन अगर उन्होंने बोला इफ वी नो दैट कि दीज आर लिविंग बीइंग्स, व्हाट इफ द डॉग और अ काऊ और अ मैन वेयर asleep? we would still think that they are live. Why? हम क्यों सोचेंगे? अगर ये सो रहे मतलब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, अगर ये सो रहे उनका मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो हम कैसे जानेंगे कि ये जो है गिवन 3 एग्जांपल्स आर लाइव? उनकी ब्रीदिंग प्रोसेसेस, राइट? So we would think that they are alive, but how did we know that? We see them breathing and we know that they are alive. Then what about plants? They don't show any kind of a movement, right? How we do know that they are alive? We see them green, some of us will say, but what about plants that have leaves of color other than green? तो हम बोलेंगे कि सारे जो हरे प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं? हाँ जी, वो ग्रीन प्लांट अलाइव होते हैं, पर अगर नॉन ग्रीन कलर लिए जाए तो वो तो उनके एक प्रकार का पिगमेंट होता है। हर एक प्लांट में जैसे क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है विच लीड्स टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वैसे ही अदर प्लांट्स में कोई रेड प्लांट होगा तो कैरोटीनाइड्स होगा, कोई व्हाइट प्लांट होगा तो ज़ैंथोफिल्स। सो लाइकवाइज उनमें अलग अलग प्रोटीन होता है एंड दैट्स व्हाई वो ग्रीन कलर के होते हैं। दे ग्रो ओवर अ टाइम, वी नो दैट they are alive, some will say. In other words, we tend to think that some sort of movement, either growth related or not, as a common evidence for being alive, but a plant that is not visibly growing is still alive, and some animals can breathe without visible movement. So using visible movement as a defining characteristic of life is not enough. Using visible movement as a डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज नॉट इनफ। मतलब कोई प्लांट अगर ग्रीन कलर का नहीं है तो वो ग्रोथ दिखा रहा है और हम समझ जाते हैं कि यस, ये इसकी ग्रोथ हो रही है, तो ये क्या होगा, लिविंग थिंग्स में पड़ेगा। बट अगर कोई प्लांट होता है, कोई एनिमल्स होते हैं, वो मूवमेंट नहीं दिखाते, या फिर ब्रीदिंग के टाइम उनकी ब्रीदिंग प्रोसीजर इतनी स्लो होती है कि उनकी ब्रीदिंग प्रोसेस दिखती ही नहीं है, तो ऐसे प्लांट्स को क्या बोला जाएगा? लिविंग बोला जाएगा? तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, विजिबल मूवमेंट मतलब क्या? जो दिखाई दे रही है, ऐसी मूवमेंट को डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक मतलब प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक हम नहीं देख सकते। ओके, मूवमेंट over very small scales will be invisible to the naked eye movement of molecule. For example, invisible molecular movement necessary for life. If we ask this question to professional biologists,
They will say yes. In fact, viruses do not show any molecular movement, right? So here are in the environment, there are many kind of organisms. Those are actually not visible with your naked eye. We need to take electroscopic or microscopic things to see those animals. तो उनको हम living बोलेंगे क्या? उनको हम नॉन लिविंग का करार देंगे क्या? सो ये बहुत बड़ा युद्ध छेड़ रहा था कि जो वायरस होते हैं जिनमें आरएनए और डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं, तो ये लाइव होते हैं क्या? बाद में बायोलॉजिस्ट ने ऐसे एक्सप्लेन किया कि यस, दीज आर नॉट लिविंग थिंग्स, वायरसेस आर एक्चुअली नॉट लिविंग थिंग्स. ये बाद में आए, बट उनमें बहुत घमासान युद्ध हुआ था कि ये लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं, वो वर्क कैसे करते हैं. सो viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cell. तो जब तक वो होस्ट नहीं बन जाते किसी की बॉडी में, तब तक वो खुद को मल्टीप्लिकेट नहीं करते. एंड दिस इज पार्टली why there is a controversy about whether they are truly alive or not. Why are molecular movement needed for life? We have seen in earlier classes that living things are well organized in structures. They can have tissue have cells have smaller components in them, which we call as cell organelles. तो ऐसे बोला जाता है कि जो लिविंग थिंग होते हैं वो उनमें सेल होता है. अगर हायर लेवल पे जाए मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, तो उनमें टिश्यूज होते हैं. सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है. तो ये जो सेल होते हैं, ये सेल में भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, नॉन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. तो ये सारा जो चीज है वो यही एक्सप्लेन करता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को वो लाइव है, मतलब अलाइव है या फिर अलाइव नहीं है, उसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाए. So on. Because of the effect of environment, this organized, ordered nature of living structures is very likely to keep breaking down over time. In ordered breakdown, the organism will no longer be alive. So living creature must keep repairing and maintaining their structure. Yes, repairing and maintaining their structure. इस चीज को मैं बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगी. एक छोटा बच्चा होता है, वो जब ग्रो हो जाता है, पूरा अडल्ट हो जाता है, उसके बाद भी उसको इंटेक मतलब फूड इंटेक उसका चालू रहता है. व्हाई? बिकॉज द सेल्स आर ऑन रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग पोजीशन. तो लाइफ में जो भी प्रोसेसेस होती है, उनमें से सबसे गहरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि अगर वो ऑर्गेनिज्म अपनी मेंटेनेंस एंड अपनी रिपेयरिंग पोजीशन में हो, तो डेफिनेटली वी कैन से दैट माय फ्रेंड, दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म is living being. ठीक है. And since all these structures are made up of molecules, they must have molecules around all the time. What are the maintenance processes in living organism? Let us explore. चलो, तो अभी सबसे important पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं. What are life processes? The maintenance function of living organism must go on even when they are not doing anything particular. वो कुछ पर्टिकुलरली कोई भी प्रोसीजर करने रहे, फिर भी उनका मेंटेनेंस जॉब चालू रहना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया, even when we are just sitting in a class, even if we are just asleep, हम क्लास में बैठे या फिर हम सो रहे, फिर भी हमारा मेंटेनेंस जॉब चालू रहना चाहिए. The process which together perform this maintenance job are called as life processes. Life process होता क्या है? The process which actually maintains whole body of an organism or do the maintenance job is called as life processes. लाइफ की प्रोसेस वो होती है जो पूरी बॉडी को मेंटेन करती है, उसकी सारी प्रोसेसेस को विदाउट एनी डिसकंटिन्यूटी मेंटेन करती है, उसे बोला जाता है लाइफ प्रोसेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में दिमाग में घुसा के रख देना. Since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them.
और ये मेंटेनेंस प्रोसेसेस विदाउट एनर्जी होते नहीं है, इनके लिए एनर्जी एक बहुत अहम मुद्दा है। विदाउट एक्सपेंडिंग एनर्जी कौन सा भी मेंटेनेंस जॉब बॉडी में होता नहीं है। बॉडी ब्रेकडाउन में चली जाए, बॉडी को वेयर एंड टर्न हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए, अगर बॉडी हील अप पोजीशन पे जा रही है तो इट एक्चुअली इंट्रोड्यूस और इट हैज सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी चाहिए ही चाहिए, चाहे आपका डाइजेशन हो, चाहे आपका रेस्पिरेशन हो, चाहे आपका ब्लड सर्कुलेशन हो। ये सारी चीजें करने के लिए बॉडी को एनर्जी की सख्त जरूरत होती ही होती है। This energy comes from outside the body of the individual organism. So there must be a process of transfer of sources of energy from outside of the body of organism. Transfer a source of energy. ठीक है, हम देखते हैं ये क्या है। Which we call food to the inside, the process we commonly call nutrition. Transfer of source of energy, इसका मतलब है कि खाना खाना और खाने से जो क्या मिलता है, क्या मिलता है खाने से? न्यूट्रिशन मिलता है ना। So we commonly called it as a nutrition. If a body size of an organism is to grow, additional raw material will also be needed from outside. Since life on Earth depends on carbon-based molecule, most of these food sources are also carbon-based. Carbon-based, ठीक है? Depending on the complexity of these carbon sources, different organism can use different kind of nutrition process. तो ये बहुत सिंपल तरीका है, जहां से कोई चीज चालू होती है वहां तक आके ही वो खत्म हो जाती है। ठीक है, मॉर्निंग में इंडियन ब्रेकफास्ट जो होते हैं, वो इंडियन ब्रेकफास्ट के ऑप्शन क्या होते हैं? ऑल आर एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट रिच ब्रेकफास्ट। पोहा ले लो, उपमा ले लो, या फिर आप कोई शीरा ले लो, या फिर लापसी ले लो, महाराष्ट्र में गेहूं की लापसी होती है वो ले लो। ये सारे क्या है? कार्बोहाइड्रेट रिच ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। व्हाई? बिकॉज ये जो न्यूट्रिशन होता है ना, ये न्यूट्रिशन का सबसे जो बड़ा सोर्स होता है वो कार्बन कॉम्प्लेक्सिटी रिच फूड होता है। ये क्यों होता है? Because when we are taking carbohydrates in our body, we actually utilizes some kind of energy in the form of carbon. वो energy in our body will be stored as a fat, वो भी in the form of carbon. और उसके बाद जब भी बॉडी में बहुत ज्यादा फैट होता है तो यूजुअली लोग जिम में जाते हैं, जिम में बहुत अच्छी कसरत करते हैं, रिगरस एक्सरसाइज करते हैं, और जब बहुत एक्सरसाइज करने के बाद वो स्वेटिंग होती है, वो रेस्पिरेशन का रेट बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो एक्चुअली जो लिबरेट होता है बॉडी से वो भी होता है कार्बन। आपको ये तो बात पता है कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इनटेक किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। तो जो भी फैट होता है बॉडी का वो मेल्ट नहीं होता है, वो एक्चुअली डिलिबरेट होता है या फिर लिबरेट होता है फ्रॉम द बॉडी इन द सोर्स ऑफ कार्बन। तो ये सारा जो पूरा चक्कर है ये कार्बन का है। ये स्लोली स्लोली हम पढ़ेंगे, बट ये ध्यान में रखना कि ये जो कार्बन बेस्ड इन्होंने बोला है, इट इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दे आर इंट्रोड्यूसिंग into that in a simple form, and यहाँ से डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस चालू होती। अभी आप बोलोगे मैम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते लोग, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट में, मैक्रो न्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन भी होता है एंड फैट भी होता है। बट मेरे प्यारे बच्चों, पूरी जो बेसिक प्रोसीजर है वो कार्बन की लेन देन की प्रोसीजर है, और उस पे हमारी बॉडी डिपेंडेंट है। ओके Okay. The outside source of energy could be quite varied since the environment is not under the control of individual organism. आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो वेरिएशन में जाती है। वेरिएशन में जैसे चलो नॉर्थ की साइड में जो हिमालय, हिमाचल प्रदेश की साइड है, वहां पे लोगों का खाना अलग होता है। साउथ इंडियन पीपल का खाना अलग होता है। वेस्ट इंडियन, नॉर्थ इंडियन पीपल का खाना पूरा अलग होता है। तो वैसे ही यहाँ पे उन्होंने बोला है
कि जो भी आउटसाइड सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जो भी लोगों का इंटेक होता है फूड का, वो अलग अलग होता है अलग अलग एनवायरमेंट में. These source of energy therefore need to be break down or built up in body and must be finally converted to the uniform source of energy that can be used for the various molecular movement needed for maintaining living structure. तो क्या होता है, जो भी आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कहा जाती है, बॉडी में जाती है, एंड देन वो क्या होती है, ब्रेकडाउन होती है. ब्रेकडाउन मतलब क्या होती है, जैसे मैंने बोला कि सुबह अगर मुझे मेरी माँ ने ब्रेकफास्ट में आलू और रोटी दी, तो वो जो रोटी होगी वो कंप्लीटली इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होगी. तो वो रोटी जब मैं खाऊंगी, मेरी बॉडी में वो आउटसाइड फूड ब्रेकडाउन होके कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होगा. उसे बोलते हैं ब्रेकडाउन प्रोसीजर. सो ये जो प्रोसीजर होती है, this procedure as well as to kind of a molecules of body needs to grow. For this a series of chemical reaction in body are necessary. तो इसमें केमिकल रिएक्शन होती है बॉडी की. ऑक्सीडाइजिंग रेड्यूसिंग रिएक्शन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल. ऑक्सीडाइजिंग एंड रेड्यूसिंग मतलब क्या, एक तो ये ऑक्सीडाइजिंग ये वर्ड है ना, ये ध्यान में रखना, ये क्या होता है. ऑक्सीडाइन में ऑक्सी आया, ऑक्सीजन प्रोवाइडिंग, ठीक है. ऑक्सीडाइजिंग मतलब एक्चुअली ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं बॉडी को फॉर सम काइंड ऑफ अ केमिकल ब्रेकडाउन. उसके बाद रेड्यूसिंग मतलब व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग रेड्यूसिंग, तो ये एक ही काइंड ऑफ थिंग है लिंक्ड विद द ऑक्सीजन अगेन, जहां पे ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, लिबरेट किया जाता है, निकाल लिया जाता है बॉडी से. मतलब एक केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है बॉडी में जिसमें ऑक्सीजन डाला जाता है और वो निकाला जाता है. ऑक्सीडाइजिंग रेड्यूसिंग रिएक्शन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल. फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स्ड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी. The process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food sources for cellular need is what we called as respiration. तो respiration होता क्या है, ये respiration होता है, ये स्टार्ट होता है तुम्हारे सेल्स से. ये तुम्हारा न्यूक्लियस होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये तुम्हारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई. उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट योर साइटोप्लाज्म. तो यहाँ पे क्या होता है भैया, ऑक्सीजन का इंट्रोडक्शन होता है. ऑक्सीजन जब भी बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है, सेल्यूलर लेवल पे सेल उसे यूज करता है. ऑक्सीजन को यूज करने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल सेल के बाहर से निकलेगा, दैट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड. और फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है बॉडी, छोड़ देती है. अभी O2 आया, CO2 चला गया. ये जो प्रोसीजर होती है ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेल्यूलर नीड, दैट वी कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. और इसे ही रेस्पिरेशन बोला जाता है व्हेन यू आर इनटेकिंग द ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम योर बॉडी. समझ में आया. इन दिस केस ऑफ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, नो स्पेसिफिक ऑर्गन for taking in food, exchange of gases or removal of waste may be needed because of the entire surface of organism is in the contact with environment. और ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है ये चीजें करने के लिए, ठीक है. सो देर इज नो स्पेसिफिक ऑर्गन. जैसे हमने अमीबा का एग्जाम्पल ले लिया, तो अमीबा क्या करता है, ये अमीबा जो होता है ये सिंगल सेल्ड है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्म है. तो ये बेचारा जो भी प्रोसेस है लाइफ के, जैसे रेस्पिरेशन हो गया या फिर रिप्रोडक्शन हो गया या फिर डाइजेशन हो गया, अमीबा को कोई स्पेसिफिक ऑर्गन है इस चीज को करने के लिए? नहीं. अमीबा एक ही सेल में सारी लाइफ प्रोसेसेस डन करता है, राइट. तो ये बड़ी वाली सेंटेंस का मीनिंग ही ये है कि पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में बेचारा जो भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होगा वो एक ही सेल से पूरा काम चला लेता है.
But what happens when the body size of organism increases and the body design become more complex? They are actually talking about multicellular organism. Multicellular organism में all the cells may not be in direct with the surrounding environment. The simple diffusion will not meet the requirement of the cell. Simple diffusion multicellular organism में काम करता ही नहीं है, बिकॉज बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है बॉडी में. हर एक ऑर्गन दिया जाता है फॉर द परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ द बॉडी. तो इस चीज के लिए जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, we have seen previously how in multicellular organism various body parts have specialized in the functions they perform. We are similar with the idea of this specialized tissue. हमने 9th में देखा था फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ में कि जो भी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होंगे उनको एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन करने के लिए स्पेशल ऑर्गन मिलता है. वी आर फैमिलियर विद टिश्यू स्पेशलाइज्ड बॉडी or body of organism. It is therefore not surprising that the uptake of food and the oxygen will also the function of specialized tissue. However, this poses a problem since food and oxygen are now taken up to one place in a body of the organism while all part of the body needed them. This situation created them for the transportation system carrying the food and the oxygen from one place to another place in the body. तो बात चल रही थी रेस्पिरेशन की कि कैसे कार्बन कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व होती है हर एक चीज में सेल्युलर बेसिस पे. उसके बाद एक आया कि अगर इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, एक ऑर्गन फूड का या फिर ऑक्सीजन का इंटेक कर रहा है और हर एक बॉडी को एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए और उस बॉडी पार्ट को वो पूरा ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है फूड एंड ऑक्सीजन का, तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा कैसे? When chemical reaction use a carbon source of the oxygen and energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cell of the body, they could even be harmful. These waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by the process of excretion. अच्छा, कोई भी केमिकल प्रोसीजर जब भी कार्बन रिसोर्सेस या फिर ऑक्सीजन को एज ए एनर्जी जनरेशन के लिए यूज करती है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि अगर कुछ फूड अंदर गया है तो उसका सारा यूज नहीं होगा, कुछ तो बाय प्रोडक्ट बनेगा, बेस्ट प्रोडक्ट बनेगा. तो एक तो रेस्पिरेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर हो गया, उसके बाद आया ट्रांसपोर्टेशन और उसके बाद सेल्युलर बेसिस पे अगर सेल ऑक्सीजन ले रहा है, CO2 छोड़ रहा है, अगर सेल फूड रह रहा है तो वो फूड निकालने के लिए या फिर वो यूटिलाइजेशन जो फूड का हुआ है उसके बाद जो बाय प्रोडक्ट बनेगा उसको निकालने के लिए there will be a process which we called as a excretion, excretion, because whatever the useless substances are there, they are or they can be harmful for the body. Again, if the basic rule for body design in multicellular organism are followed, a specialized tissue for excretion will be developed. एंड अगर मल्टीसेल्युलर सेल्स की बात की जाए तो उनमें अगर ये पूरा सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो जाहिर सी बात है एक्सक्रीशन भी इन्वॉल्व होगा ही, राइट? Which means that the transportation system will need to transport waste away from cell to this excretory tissue. और ऐसे excretory tissue वो डेवलप करेंगे जिसमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम न्यूट्रिशन सप्लाई करेगी और जो भी बेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से बाहर निकालेगी. Let us consider these various processes so essential to maintain the life one by one. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन और ये न्यूट्रिशन कैसे कैरी होता है इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एंड इन मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म, वो हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे. So nutrition, when we walk or ride a bicycle, we are using up energy.
even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. We also need material from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substances needed to the body. This source of energy and material is the food we eat. तो यहाँ पे एकदम शॉर्ट में आपको ये 4 लाइन का मैं सेंटेंस बताती हूँ कि whenever we do any activity, we require energy to do it. चाहे साइकिल चलाओ, चाहे आपको जो भी मर्जी चाहे एक्टिविटी करनी है, उसके लिए आपको बहुत सारी एनर्जी जरूरी होती है. तो वी नीड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड, मतलब बाहर से मटेरियल लेना पड़ता है. किस चीज के लिए? एक तो ग्रो करने के लिए, वो बॉडी को डेवलपमेंट में लाने के लिए, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए और बॉडी को मेंटेनेंस में रखने के लिए. ओके, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? तो लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो अपना फूड, अपना जो भी खाना है वो कैसे लेते हैं या फिर उसकी रिक्वायरमेंट कैसी होती है? द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इन इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म. तो ये कॉमन प्रोसीजर है सारे ऑर्गेनिज्म का, बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वे. सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल. कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन करते हैं from inorganic substances or sources in the form of carbon dioxide and water. These material, the autotroph, include green plant and some bacteria. Autotroph, ये वर्ड आ ही गया. ये ऑटोट्रॉप जो होता है ना, इसको हम डिवाइड करते हैं 2 वर्ड्स में. ऑटो मतलब सेल्फ, है ना, ऑटोमेटिकली एंड ऑल दैट. ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉप्स मतलब न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स अर्थ में जो पाए जाते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो उन्हें ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है. और कुछ कुछ क्या होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं जो अपना खाना क्या करते हैं, खुद बनाते हैं. अदर ऑर्गेनिज्म यूज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. तो ये जो ऑटोट्रॉप या बैक्टीरिया होते हैं ये बहुत सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्स पे डिपेंड रहते हैं अपनी न्यूट्रिशन के लिए. अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइजेस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो ब्रेक डाउन होते हैं, ब्रेक डाउन इनटू सिंपल वन बिफोर दे कैन यूज्ड फॉर द कीप अप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी. जैसे कि ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग एक्चुअली कॉम्प्लेक्स मटेरियल लेते हैं. जैसे मैंने रोटी खाई, और रोटी क्या होती है, वो ब्रेक डाउन होती है कार्बोहाइड्रेट्स में, और कार्बोहाइड्रेट्स अगेन इट विल गेट ब्रेक डाउन इनटू द एनर्जी इन आवर बॉडी एंड देन आई विल गेट एनर्जी, है ना. तो ऐसी ये सारी प्रोसीजर होती है, डीप प्रोसीजर होती है. तो ऐसे हम क्या करते हैं, अपना फूड और अपना न्यूट्रिशन मेंटेन करते हैं. To achieve this, organism use biocatalyst called as enzyme. और ये ब्रेक डाउन करने के लिए, जो भी फूड है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें चाहिए होते हैं बायोकैटालिस्ट, जिसको हम एंजाइम बोलते हैं. Thus the heterotroph survival depend indirectly or directly on autotroph. इसलिए जो भी हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, हेट्रो मतलब क्या, तो हेटेरो मतलब अदर, ट्रॉप्स मतलब अगेन न्यूट्रिशन. तो हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स एक्चुअली डिपेंड रहते हैं ऑटोट्रॉप्स पे अपनी सर्वाइवल के लिए या फिर अपनी न्यूट्रिशन कीप अप करने के लिए. ओ माय गॉड. हाँ, हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड एनिमल एंड फंगाई. और हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में इन्होंने बोला है सारे एनिमल्स एंड फंगी आर डिपेंडिंग ऑन ऑटोट्रॉप्स. ओके, चलो अभी डीप में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ते हैं. स्टार्ट करते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो जैसे कि मैंने बताया, ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ, एंड ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन. So those kind of organisms, those are dependent
for their nutrition on themselves only and processing, or by the photosynthesis process that we call as a autotrophs. Autotrophic mode of nutrition होता क्या है? Carbon and energy requirement of the autotrophic organism are fulfilled by photosynthesis. तो जो भी कार्बन या फिर जो भी एनर्जी उनको चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट जो होती है ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म की, वो फुलफिल की जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दे कैरी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फॉर दिस पर्पस. It is a process by which autotrophs take in substances from the outside and convert them into stored form of energy. और ये ऐसी काइंड ऑफ प्रोसेस है जिसमें ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, आउटसाइड से कुछ इनऑर्गेनिक मैटर लेके उसको कन्वर्ट करते हैं इन सोल्यूबल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो ये मटेरियल होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, which is converted into carbohydrates. Carbohydrate मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है in the presence of, कौन कौन से प्रेजेंस चाहिए इनको? इनको चाहिए प्रेजेंस ऑफ, फर्स्ट is nothing but your sunlight, ठीक है, and then second presence is nothing but your chlorophyll. तो एक तो सनलाइट चाहिए इनको या फिर इनको चाहिए सनलाइट एंड क्लोरोफिल. Carbohydrates are utilized for providing energy to the plant. And carbohydrate जो भी उनका end product बनता है, carbohydrate वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है? For providing energy. Energy provide करने के लिए to the plant. We will study how this takes place in the next section. The carbohydrates which are not used immediately are actually stored in the form of starch, which serves as the internal energy reserved to be used as when they required by the plant. तो जो भी कार्बोहाइड्रेट्स डायरेक्टली प्रोसीजर के लिए या फिर कोई भी चीज के लिए यूज नहीं किए जाते हैं, वो एज ए स्टार्च वो सेव करते हैं या फिर स्टोर्ड करते हैं प्लांट बॉडी में, रिजर्व टू बी यूज्ड एज अ प्लांट व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट. A somewhat similar situation is seen in us where some of energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen. Glycogen मतलब क्या होता है? फैट. तो ये वही बात हुई ना, जैसे हम कुछ खाते हैं, कुछ ज्यादा खा लिया तो वो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या होता है? स्टोर्ड होता है. ग्लाइकोजन इज एक्चुअली द काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इटसेल्फ. फैट के तौर पे वो सेव होता है बॉडी में, ठीक है. ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन, फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन, सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन. तो यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यूज किया जाता है एज अ रिएक्टेंट. And then in the presence of chlorophyll and sunlight क्या फॉर्म होता है? ग्लूकोज. तो 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll क्या फॉर्म होता है? C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. ये हो गया तुम्हारा फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन जो 1 मार्क के लिए आ सकता है. उसके बाद let us now see what actually happens during the process of photosynthesis. तो होता क्या है फोटोसिंथेसिस में? The following event occur during this process. कौन कौन से इवेंट फॉर्म होते हैं या फिर फॉलो होते हैं? फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. तो जब भी सनलाइट होती है, जब भी मॉर्निंग सुबह से लेके कितने बजे तक? इवनिंग तक, है ना, 5 बजे तक पूरा सनलाइट रहता है. तो यहाँ वो जो पीरियड होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस का पीरियड, है ना. और वहां पे सनलाइट जो होता है वो ट्रैप होता है क्लोरोफिल में. क्लोरोफिल कहाँ होता है? सो दिस इज नथिंग बट योर क्लोरोफिल. ये है एक लीफ का क्रॉस सेक्शन. ये आया था 2021 में फिलिप्स के लिए.
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से करना, आपके स्कूल के एग्जाम में या फिर ट्यूशन के एग्जाम में पूछा जा सकता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, तो जो लाइट एनर्जी है वो क्लोरोफिल क्या करता है, ट्रैप करता है। उसमें क्या होता है फिर, देयर विल बी अ केमिकल एनर्जी कन्वर्जन, सो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। एक तो सबसे बड़ी बात, एब्जॉर्प्शन होगा लाइट एनर्जी का बाय क्लोरोफिल, उसके बाद वो जो लाइट एनर्जी होगी वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और वाटर मॉलिक्यूल भी स्प्लिट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी टेक्स प्लेस इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, और जो भी कार्बो डाइऑक्साइड यहाँ पे उन्होंने स्नैच किया है एनवायरमेंट से, उसका कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्जन होगा। वाह वाह वाह, मतलब ये तो ऐसे हुआ कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो था, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो किस चीज के लिए यूज किया गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने यूज किया और ये बना ग्लूकोज। वो ग्लूकोज खाने के बाद क्या हुआ, अगेन हमें एनर्जी मिली, एंड एक्स्ट्रा एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और वो ग्लाइकोजन जब हमें हटाना होगा, वी नीड टू गो टू द जिम और वी नीड टू एक्सरसाइज एंड वी आर अगेन लिबरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये पूरा सर्कल ही हो गया। These steps need not take place one after the other immediately. For example, desert plant take up carbon dioxide at night and prepare an immediate at which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. तो ये प्रोसेस जो होती है वो बहुत इमीडिएट लेवल पे नहीं होती है। जैसे कि उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जो भी डेजर्ट प्लांट होता है, जो भी डेजर्टियन प्लांट्स होते हैं, जैसे कैक्टस ले लो, तो टेकअप कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इमीडिएट which is acted upon by the energy absorbed by chlorophyll during the day, और ये फिर क्या होता है, सुबह क्लोरोफिल जब एक्टिवेट होगा तब ये इंटरमीडिएट क्या होगा, वहां पे एक्ट होगा, ठीक है, या फिर ये प्रोसीजर वहां पे कंटिन्यू होगी। Let us see how each of the component of these above reaction is necessary for photosynthesis, ठीक है। So if you carefully observe the cross section of leaf under the microscope, तो ये जो चीज है, ये दिख रहा है इतना बड़ा, तो ये चीज एक्चुअली माइक्रोस्कोप के अंडर आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये ऐसे नेकेड आई से आपको दिखेगा नहीं। चलो लीफ का तो एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ। यहाँ पे ये लीफ है, इसका ये जो होगा ये मेन वेन होगा, इसको मिड वेन भी बोला जाता है, दिस इज योर मिड रिब और मिड वेन। उसके बाद ये जो है दिस इज नथिंग बट योर वेन, ये वेन होता है, और ये जो होगा दिस इज नथिंग बट लीफ ब्लेड और लीफ लैमिना, और इसमें ये जो ग्रीन पार्ट दिखाई दिया है आपको, ये पूरा का पूरा क्लोरोप्लास्ट से भरा हुआ है। तो यहाँ पे जो फ्लोएम एंड जाइलेम वैस्कुलर बंडल्स है, जैसे कि फ्लोएम क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, एंड जाइलेम क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो दीज आर सिचुएटेड एक्चुअली, ऊपर सबसे ऊपर जो होता है वो प्रोटेक्शन लेयर होता है, हमेशा याद रखना, वो वैक्सी क्यूटिकल से बना है। उसके बाद अंदर जो है वो अपर एपिडर्मिस है, इपी मतलब आउटर, डर्मिस मतलब स्किन। आप डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलने जाते हो ना जब आपको स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं, आमतौर पे इस एज में तो आपको पिंपल्स वगैरह होते हैं, तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो डर्म इज एक्चुअली रिलेटेड टू द स्किन, ओके। सो अपर एपिडर्मिस मतलब ऊपर का स्किन, उसके बाद आएगी ये क्लोरोप्लास्ट, ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ये है क्लोरोप्लास्ट। इनमें जो होगा ये छोटा छोटा, दिस वी कॉल्ड एज अ एयर स्पेसेस, और ये जो होगे ब्लू कलर के, ये होगे गार्ड सेल। ये गार्ड सेल क्या करते हैं, ये एक्चुअली
क्लोरोप्लास्ट को हेल्प करते हैं। ग्लैड सेल अगेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमाटल पोजीशन के लिए जरूरी होते हैं। एंड उसके बाद लोअर एपिडर्मिस, लोअर मतलब नीचे का, एपिडर्मिस मतलब स्किन, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट अ टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ, ये याद रखना अच्छे से। If you carefully observe a cross section of a leaf under a microscope, you will notice that some cell contains green dot, और ये green dot को chloroplast बोला जाता है, ठीक है। These green dots are cell organelles called chloroplast which contains chlorophyll. Chlorophyll is nothing but a green pigment which actually processes the procedure of photosynthesis. Let us do an activity which demonstrate that chlorophyll is essential for photosynthesis. और ये आ गई आपकी एक्टिविटी, जिसमें क्या दिया गया है कि क्लोरोफिल कैसे ये होता है। तो ये स्टार्च टेस्ट है जिसमें दिखाया गया है कि ये जो है दिस इज नथिंग बट काइंड ऑफ ग्रीन कलर का पत्ता और ग्रीन लीफ, और उसमें क्या किया है, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट या फिर क्रोटॉन लिया है और फिर डार्क रूम में उसको 3 दिन के लिए रखा है, तो उसका जो स्टार्च है वो यूज्ड अप होगा। और फिर उस प्लांट को क्या करेंगे, नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर्स। उसके बाद प्लग द लीफ फ्रॉम द प्लांट, मार्क द ग्रीन एरिया इन इट एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर। Dip the leaf in boiling water for few minutes. After this, immerse it in the beaker containing alcohol. और जब अल्कोहल में वो डुबकी लगाओगे उसमें उस पत्ते की, तो क्या होगा, carefully place the above beaker in a water bath and heat till the alcohol begins to boil. तो जब इमेंस करने के लिए इमर्ज किया जाएगा आपका लीफ, तो उसके बाद वो अल्कोहल क्या करेगा, आपको हीटअप को रखना है। व्हाट हैपन टू द लीफ ऑफ द कलर, तो क्लियर कट दिख रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इज एक्चुअली गेटिंग इनटू द फोकस, है ना। देन उसके बाद उसको रिंस करो और रिंस आउट विद द आयोडीन सॉल्यूशन, तो आपको ये ऐसे जो कलर है वो दिखने लगेगा, which means that there is a presence of starch in a leaf. And why there is a presence of starch in a leaf, guys? Because whenever there is a kind of chloroplast in the green plant, there is an absolute thing that starch present in that chloroplast. और जब स्टार्च क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है तो केमिकल रिएक्शन की प्रोसीजर से फोटोसिंथेसिस हैपन होता है एंड दैट स्टार्च इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट व्हिच वी कॉल्ड एज अ ग्लूकोज, है ना। नाउ लेट अस स्टडी हाउ अ प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने स्टोमाटा का तो लुकआउट लिया था जब हम 9th में थे। तो स्टोमाटा क्या होता है, स्टोमाटा बहुत छोटा, जैसे कि अभी ये अगर आपका लीफ हो गया, तो ये लीफ में छोटे 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 पोर्स होंगे, बहुत सारी जगह पे बहुत सारे पोर्स होंगे, वो होंगे स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या करता है, तो स्टोमाटा गैस एक्सचेंज का काम करता है। अगर वो ओपन रहा, जैसे कि गार्ड सेल्स है, गार्ड सेल्स अगर बहुत टर्जिड है, पानी से भरे हुए हैं, तो वो ओपन हो जाएंगे, इसको स्टोमाटल पोर कहा जाएगा। ये क्लोरोप्लास्ट है और ये जो 2 बिन्स टाइप स्ट्रक्चर है विच वी कॉल्ड एज अ गार्ड सेल। तो ये अगर ओपन हो गए, तो ओपन होने के बाद इनमें एयर एक्सचेंज का काम होगा। ये जब फ्लैसिड हो जाएंगे तो पूरे क्लोज हो जाएंगे। तो ये रात के टाइम पे होता है जब क्लोरोप्लास्ट इनएक्टिव होता है और वहां पे देयर इज नो एनी काइंड ऑफ अ गैस चेंज ऑकर फॉर व्हाट पर्पस, फोटोसिंथेसिस पर्पस। वैसे तो रात को वो ऑक्सीजन लेते ही है प्लांट। So now let us study how the plant obtain carbon dioxide. We had talked about stomata, which are tiny pores present on the surface of the leaf. Massive amount of gases exchange takes place in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis. तो photosynthesis procedure होने के लिए बहुत सारा गैस, massive amount मतलब बहुत सारा गैस exchange होता है in that pores. But it is important to note here that exchange of gas occurs across the surface of stem, root and leaf as well. तो सिर्फ लीफ में नहीं होता है,
तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है ना, ये सरफेस ऑफ स्टेम, स्टेम मतलब डंडी, रूट्स मतलब उसके रूट्स, एंड लीफ में तो होता ही है, आपको वो पता है. Since large amount of water can also be lost through these stomata, the plant closes these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. मतलब रात के टाइम पे स्टोमाटा बंद रहता है. The opening of and closing of the pore is a function of the guard cell. और ये जो opening and closing होता है of the pore is actually the function of guard cell. The guard cells swell when water फ्लोज इनटू देम, और ये गार्ड सेल जो होता है वो स्वेल अप हो जाते हैं, गुब्बारे जैसे फूल जाते हैं जब उसमें वाटर होता है, एंड दैट कॉजेज द स्टोमाटल पोर टू ओपन. इसलिए ये जो स्टोमाटल पोर है ये ओपन हो जाता है. सिमिलरली द पोर क्लोजेस इफ द गार्ड सेल श्रिंक, और ये फ्लैसिड हो जाते हैं या फिर श्रिंक हो जाते हैं जब इसमें वाटर कंटेंट नहीं रहता है. ठीक है. अच्छा, ये दूसरी एक्टिविटी है जो शो करती है कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड विदाउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. चलो 6.2 एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं. क्या कहती है ये एक्टिविटी? टेक टू हेल्दी पॉटेड प्लांट्स विच आर नियरली द सेम साइज. तो दो साइज के सेम स्पेशीज के हमें दो पॉटेड प्लांट्स लेने हैं. पॉटेड मतलब विद द पॉट. कीप देम इन अ डार्क रूम फॉर 3 days, और 3 दिन तक हमें उन्हें डार्क रूम में रखना है. 3 दिन तक क्या करना है? 3 days के लिए उसे डार्क रूम में रखना है. नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट, और हर एक प्लांट को एक सेपरेट ग्लास प्लेट पे आपको रख के प्लेस अ वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय वन साइड, द साइड ऑफ वन प्लांट. तो हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक ग्लास प्लेट में एक प्लांट के पास में रखना है. द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की एक फितरत होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है. कवर द प्लांट विद सेपरेट बेल जार्स एज शोन इन अ फिगर, और एक क्यूट से बेल जार्स लेके उनको प्लेस करना है on above the potted plant. Cover both plant with separate bale jar. Use Vaseline to seal the bottom of the jars to the glass plate so that the setup is airtight. और airtight करने के लिए जो नीचे वैसलीन क्या करना है? पूरा अच्छे से लगाना है, so that it will be having the condition of airtightness. So no any kind of a air exchange will be there. Keep the plant in sunlight for about 2 hours. और अभी कहानी में ट्विस्ट क्या करना है? प्लांट को 3 दिन तक आपने क्या किया था? 3 दिन तक डार्क रूम में रखा था, और अभी क्या करना है आपको? अभी उसी प्लांट को आपको 2 घंटे के लिए सनलाइट में रखना है. Pluck a leaf from each plant and check for the presence of starch as above the activity. और जो स्टार्च का प्रेजेंस होता है नहीं होता है वो आपको पता है वो कैसे करना है. तो फर्स्ट एक्टिविटी में हमने देखा था, तो वैसे ही उसमें करना है कि प्रेजेंस ऑफ स्टार्च है या नहीं. Do both the leaves show the presence of the same amount of starch? What can you conclude from this activity? और इस एक्टिविटी से एकदम सिंपल भाषा में आपको मैं बताती हूँ, आपको ये रियलाइज होगा या फिर ये समझ में आएगा कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है. और अगर कार्बन डाइऑक्साइड इस बेल जार में थोड़ा बहुत था, जब वैसलीन लगाने से पहले कोई एयर इसमें थी, तो वो सारा एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो प्लांट होगा ये बिल्कुल भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं करेगा, या फिर उस बिल्कुल भी कार्बन डाइऑक्साइड मिला नहीं तो इट विल नॉट कैरी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, राइट? And this plant actually shows the photosynthesis process, and that is what the activity 6.2 tells about. Got it? Based on these two activity performed above, can we design an experiment to demonstrate the sunlight is essential for photosynthesis?
Yes, sunlight is essential and carbon dioxide is also equally essential for the process of photosynthesis. So far, we have talked about how autotrophs meet their energy requirement, but they also need other raw material for building their body. Water used in photosynthesis is taken up from the soil by the roots in terrestrial plant. हाँ, ये तो हमें पता है कि वाटर जो होता है वो यूज होता है फोटोसिंथेसिस में, और वो वाटर कहाँ से मिलता है? दैट इज एक्चुअली taken up by the soil, taken up from the soil by the root in terrestrial plant. Other material like nitrogen, phosphorus, iron and magnesium is taken up from the soil. Nitrogen is essential element used in the synthesis of protein and other component. तो आपके जो प्लांट को है वो फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर तो इसेंशियल है, पर इक्वल मात्रा में आपको चाहिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम। और नाइट्रोजन मेनली आपको किस चीज के लिए चाहिए? नाइट्रोजन आपको चाहिए, इट इज इसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन। सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन मतलब टू मेक द प्रोटीन। प्रोटीन काहे को बनाना है भाई? प्लांट को प्रोटीन बना के करना क्या है? तो जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट मतलब जे जिनको लेग्यूम आते हैं, जो बीन प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं, या फिर जिनको पल्सेस आते हैं। पल्सेस मतलब जैसे दालें हो गई हमारी, मसूर की दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, अरहर की दाल हो गई, या फिर लेग्यूमिनस प्लांट मतलब लेग्यूम्स हो गए, जैसे किडनी बीन्स हो गए, जैसे छोले हम खाते हैं तो उसमें जो वो छोले रहते हैं वो वाले, या फिर राजमा खाते तो राजमा इज अ काइंड ऑफ लेंटिल अगेन। तो इन सबको, आपको तो पता है जो शाकाहारी होते हैं उनका मेन प्रोटीन सोर्स होता है ये दालें, ये पल्सेस। तो इनको प्रोटीन बनाने के लिए, बिकॉज इट हैज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन इट, हमें क्या जरूरत होती है? हमें प्रोटीन बनाने के लिए या फिर प्लांट को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। और ये नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? ये नाइट्रोजन हमें मिलता है एटमॉस्फियर से। उसे बोला जाता है, इफ यू नो दैट राइजोबियम इज अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया विच एक्चुअली प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द प्लांट। तो ये जो छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं, इस नोड्यूल में, रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया रहता है। जो बैक्टीरिया क्या करता है? वो बैक्टीरिया जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन होता है उससे ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, या फिर इनसोल्यूबल नाइट्रोजन होता है उसे सोल्यूबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है, एंड दैट नाइट्रोजन इज टेकन अप बाय द प्लांट एंड यूज्ड फॉर सिंथेसाइज और मेक और फॉर्म द प्रोटीन। ठीक है, और वो प्रोटीन जाता है पूरे पल्सेस में और वहां से हमें मिलता है हमारा वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स। So this is taken up in the form of inorganic nitrate or nitrites, and it is taken up as organic compound which has been prepared by bacteria from atmospheric nitrogen. Prepared by bacteria मतलब prepared by rhizobium. Okay, उससे बोला जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब क्या होता है कि ये जो राइजोबियम होता है, ये राइजोबियम रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, वो इन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके प्लांट को देता है, और इस बदले में प्लांट थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन राइजोबियम को प्रोवाइड करता है। सो दैट इज नथिंग बट व्हाट? दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये तो हो गया पूरा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी चलते हैं हेट्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
Each organism is adapted to its environment. The form of nutrition differs depending upon the type and availability of material as well as how it is obtained by the organism. तो हर एक का न्यूट्रिशन डिपेंड करता है कि वहां पे फूड मटेरियल कौन सा अवेलेबल है एंड वहां पे कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है. फॉर एग्जाम्पल वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी. स्टेशनरी मतलब जो वहां पे सिचुएटेड है, ठीक है. जैसे कि ग्रास, ग्रास यहाँ से वहां तक तो भागेगा नहीं, राइट. एंड मोबाइल, मोबाइल मतलब घूमता हुआ या फिर मूवमेंट करता हुआ. तो मोबाइल में आता है डियर, डियर मतलब हिरन. तो हिरन तो यहाँ से वहां से यहाँ जाता है, तो वो मोबाइल ऑर्गेनिज्म हो गया ना, वो जाता है यहाँ वहां. Would allow for differences in how the food is assessed and what is the nutritive apparatus used by a cow or a lion. There is a range of strategies by which the food is taken in and used by organism. और हर एक की स्ट्रैटेजी होती है कि उसको अपना फूड कैसे चाहिए होता है, राइट. Some organism break down the food material outside the body and then absorb it. Example are fungi like bread molds, yeast and mushrooms. तो इनका मानना है कि हर एक की स्ट्रैटेजी अलग होती है भाई. कोई फूड कैसे कंज्यूम करता है वो पहले ही ब्रेक डाउन करता है उस फूड को और फिर कंज्यूम करता है. और कोई कोई ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डायरेक्टली फूड कंज्यूम करते हैं, उनकी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होता है वो फूड. दैट कैन टेकन अप इन एंड ब्रेकन डाउन डिपेंड्स अपॉन द अदर body design and functioning. Some other organisms derive nutrition from plant or animal without killing them. This parasite nutritive strategy is used by a wide variety of organisms like cuscuta, which we call as amarbel, ticks, leeches and tapeworm. तो हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बहुत सारे टाइप होते हैं. जैसे कि एक टाइप हो गया हेट्रोट्रोपिक में सैप्रोफाइट. सैप्रोफाइट जो होता है वो क्या करता है, वो होता है फंगी जैसा, जो यीस्ट जैसा या फिर मशरूम जैसा. वो क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे, डीके मतलब सड़ा हुआ. सो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे खुद का न्यूट्रिशन ये करता है, मतलब फुलफिल करता है. देन सेकेंड एक हो गया होलोजोइक. होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया या फिर अमीबा हो गया, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं. मतलब द टोटल फूड इज टेकन बाय द ऑर्गेनिज्म एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी, है ना. तो उसे बोला जाता है होलोजोइक. और तीसरा जो होता है वो होता है पैरासिटिक. पैरासिटिक मतलब व्हाट, पैरासिटिक मतलब these organisms are having some kind of a strategy कि वो पूरे अपनी न्यूट्रिशन के लिए क्या होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं. कस्यूटा जो होता है वो वेल का टाइप है, बेल का टाइप है, और वो अपने टेंटाकल्स पूरे मैंगो ट्री है जो भी ह्यूज ट्री है उसमें घुसाता है और पूरा न्यूट्रिशन उसका सक करता है, ठीक है. टिक्स लिस्ट तो पता होगा, टिक्स मतलब जो डॉग्स के बॉडी का ब्लड चूज करते हैं, दैट वी कॉल्ड एज अ टिक्स लीस. मतलब जो बालों में रहता है, बहुत सारी जो भी मतलब गर्ल्स होती है उनके बालों में लीस होता है, तो वो घबराने की बात नहीं है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको. सो वो लीस क्या करता है, वो बंदी के बालों में रहता है और वहां से अपना न्यूट्रिशन मतलब ब्लड सक करता है. उसके बाद लीचेस, लीचेस मतलब जो आयुर्वेदा में भी यूज किया जाता है, छोटे छोटे लीचेस जो वहाँ का इम्प्योर ब्लड निकाल के वहाँ का रक्त शुद्ध करता है, तो वो लीचेस होते हैं. टैपवर्म्स, टैपवर्म्स एक्चुअली बॉडी के मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहते हैं. सो ये हो गया आपका हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन. तो ऑर्गेनिज्म, एक बेस्ट एग्जांपल उन्होंने दिया है अमीबा का. अमीबा अपना जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हम बोलते हैं अमीबा को, वो अपना न्यूट्रिशन कैसे डिराइव करता है, उसकी स्ट्रैटेजी कैसी है टू टेक अप द न्यूट्रिशन. वी आर गोइंग टू सी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज ये हमेशा मैंने देखा है
कभी ना कभी कोई ना कोई एग्जाम में 3 to 5 मार्क्स का कैरी तो करता ही है, वेदर इट इज योर स्कूल टेस्ट, वेदर इट इज प्रीलियम और फाइनल्स में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है. सो लेट अस जस्ट फोकस ऑन अमीबा, हाउ इट टेक्स द फूड. How do organisms obtain their nutrition? Since the food and the way it is obtained differ, the digestive system is different in various organisms. In single cell organism, the food may be taken in by the entire surface. But as the complexity of the organism increases, different part becomes specialized to perform different function. तो ये हमने पहले पेज पे ही देखा है कि सिंगल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हर एक फंक्शन, हर एक जो भी हो, मतलब वेदर इट इज डाइजेशन, वेदर इट इज रेस्पिरेशन, वेदर इट इज रिप्रोडक्शन, वो एक ही सेल पूरे फंक्शंस परफॉर्म करता है. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, तो उनके बॉडी में स्पेशल ऑर्गन होते हैं स्पेशल फंक्शन डिराइव करने के लिए या फिर परफॉर्म करने के लिए. सो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अमीबा टेक्स द फूड यूजिंग टेम्पररीली finger-like extension of the cell surface which fuse over the food particle forming a food vacuum. तो क्या करता है, ये अमीबा है, राइट, ये उसका न्यूक्लियस है. हमेशा अमीबा निकालने के बाद, उसे न्यूक्लियस देने के बाद, ये जो साइटोप्लाज्म है इसको भूलना मत, ये साइटोप्लाज्म देना ही देना है. तो इसके बाहर फूड दिखाई दे रहा है, तो ये क्या करेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे करेगा सो दैट देयर विल बी अ वैक्यूल इन इट्स बॉडी. ठीक है, तो ये स्लोली स्लोली ये परफॉर्म कर रहा है. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज अ सूडोपोडिया. सूडो मतलब फॉल्स या फिर इमेजिनरी, पोडिया मतलब मूवमेंट. तो ये फॉल्स मूवमेंट ऐसे परफॉर्म कर रहा है, दैट वी कॉल्ड एज अ सूडोपोडिया. और ये अपना फूड वहां पे ग्रैब कर रहा है. फिर यहाँ पे आ गया फूड वैक्यूल. ठीक है, दिस इज फूड वैक्यूल. मतलब क्या, फूड को ग्रैब करने के लिए जो उसने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन किया था, उसके बाद यहाँ पे एक एम्प्टी सा स्पेस तैयार हो गया है. सो दैट वी कॉल्ड एज अ फूड वैक्यूल. उसमें फूड पार्टिकल है और उसको ग्रैब करने के बाद अमीबा इज एक्चुअली क्या कर रहा है पता नहीं, सो रहा है क्या अमीबा खाना खा के, मुझे तो लग रहा है ऐसा. So for example, amoeba takes a food using temporary finger-like extension of the cell surface which fuse over the food particle forming a food vacuole. Inside the food vacuole, complex substances are breaking down. उसको अंदर जाने के बाद जो भी complex substance है वो break होगा, वो simple one में convert होके diffuse हो जाएगा into the cytoplasm. और फिर वो cytoplasm में diffuse होने के बाद साइटोप्लाज्म में जब भी न्यूट्रिशन डिफ्यूज होता है तो वो हर एक सेल ऑर्गेनल को प्रोवाइड करता है अपना न्यूट्रिशन एज पर द सेल ऑर्गेनल्स रिक्वायरमेंट. The remaining undigested material is moved to the surface of the cell and thrown out. In paramecium, which is also a unicellular organism, paramecium क्या है, that is also a unicellular organism. The cell has a definite shape and food is taken up at a specific spot. तो उसमें भी एक डेफिनेट शेप है और वो भी फूड एक स्पेसिफिक स्पॉट में ही कैरी करता है. फूड इज मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सिलिया. पैरामोशियम को, अगर ये पैरामोशियम है तो यहाँ पे क्या होता है, दिस इज नथिंग बट अ सिलिया. ये सिलिया क्यों होता है, सिलिया इज लाइक अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो मूवमेंट के लिए हेल्प करता है, विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल. ओके, ये सिलिया पूरी बॉडी कवर करता है. तो ये हो गया न्यूट्रिशन इन अमीबा. चलो, विदाउट फर्दर डिले वी जस्ट स्टार्ट विद द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग. कट. अब अगर आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग. इस टॉपिक पे हमेशा क्वेश्चंस आते ही रहते हैं बोर्ड के एग्जाम्स में, तो ये टॉपिक आपका एकदम डीप डाउन होना ही चाहिए और वो होगा ही, क्यों नहीं होगा. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग. So alimentary canal is basically a long tube extending from the mouth to the anus. ठीक है, so ये एक 6.6 की फिगर है और यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल दिया हुआ है.
ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये माउथ से स्टार्ट होके ये पूरा एनस तक होता है. सो दिस इज योर एलिमेंट्री कैनाल. ओके, चलो. We can see that the tube has different parts. Various regions are specialized to perform different functions. What happens to the food once it enter our body? तो हमारी बॉडी में जब भी फूड जाता है तो ये एलिमेंट्री कैनाल में डिफरेंट डिफरेंट क्या है पार्ट है. तो इस पार्ट में क्या होता है? स्पेशलाइज फंक्शन दिया गया है, स्पेशलाइज फंक्शन फॉर स्पेशल परफॉर्मेंस. और उस बेसिस पे पूरा का पूरा फूड क्या होता है? डाइजेस्ट होता है. ठीक है. एक्टिविटी. Take 1 ml of starch solution in 2 test tube. Add 1 ml saliva to the test tube A and leave both the test tube undisturbed for 30 to 20 minutes. Now add a few drop of dilute iodine solution to the test tubes. In which the test tube do you observe a color change? तो किसमें color change होगा? What does this indicate about the presence and absence of starch in the two test tube? What does this tells us about the action of saliva on starch? Cut. सो क्या होगा अगर 1 ml स्टार्च सॉल्यूशन 1% इन 2 टेस्ट ट्यूब में डाला जाए? तो अगर 2 टेस्ट ट्यूब हमने ले लिए, ये टेस्ट ट्यूब ए होगा और ये टेस्ट ट्यूब बी होगा. तो ए दोनों लेके उनमें 1 ml क्या करना है? हमें स्टार्च सॉल्यूशन डाल देना है. तो ठीक है, हमने स्टार्च सॉल्यूशन यहाँ पे डाल दिया. Add 1 ml of saliva to the test tube A. और इसमें हम डालेंगे 1 ml of saliva. ठीक है. सलाइवा डालने के बाद क्या होगा? Now add a few drops of dilute iodine to the test tube. और उसके बाद यहाँ पे सलाइवा डालने के बाद ये तो ऐसी ही रहेगी, इसमें हम डालेंगे यहाँ पे there will be few drops of iodine solution. तो क्या होगा? जो सलाइवा होती है वो स्टार्च से रिएक्शन करती है. वो स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, उसको सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट करती है. ठीक है. तो कैटालिटिक प्रोसेस वो करती है. एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन? स्टार्च कन्वर्ट हो जाएगा अदर इसमें, बिकॉज सलाइवा हैज सम काइंड ऑफ एंजाइम इन इट. सो दैट्स व्हाई स्टार्च जो होगा उस पे केमिकल रिएक्शन हो जाएगी. And when you are putting down iodine in it, it will change its color. It will actually change it's in a blue. वो blue color में हो जाएगा. और ये वाला जो solution होगा वो as it is रहेगा. So this is all about the activity. Now let us concentrate on what given over here. We eat various types of food which has to pass through the same digestive tract. Naturally, the food has to process to generate particles which are small and are of same texture. This is achieved by crushing the food with our teeth. So very first thing, whenever any kind of a food is taken by our mouth, we are actually chewing that food, है ना? 32 बार हम उसे चबाते हैं. And when we are chewing the food, saliva हमारी टंग से या फिर salivary gland से बाहर आता है. ठीक है. So टंग का काम क्या होता है? रोलिंग ऑफ द फूड. Yeah. So naturally the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture. This is achieved by crushing the food with our teeth. Since the lining of the canal is so soft, the food is also weighted to make its passage smooth. और ये जो होता है, this is nothing but esophagus, जो बहुत लंबा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है. तो यहाँ से भी क्या होता है? वो फूड नीचे चला जाता है. वो पूरा वेट फूड होता है, इसलिए वो एकदम इजीली नीचे जाता है. दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली when we eat something we like our mouth waters. So it is not actually water but the fluid called saliva secreted by the salivary gland. So our mouth जो होता है, हमारा मुंह जो होता है, it always oftenly taken by the salivary bath.
सलाइवा से हमेशा वो क्या करता है, बेदिंग करता है, बात होता है. व्हाई इट इज हैपन? बिकॉज हमारा जो मुंह होता है वो हमेशा हमें गीला ही रखना होता है, वो सूखना नहीं चाहिए. वो अगर सूख गया तो इट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर अस. हमेशा सलाइवा बेदिंग कराता है मुंह को, ताकि मुंह में जो भी बैक्टीरियाज हो, जो भी कीटाणु हो, वो सारे क्या हो जाए, फ्लश आउट हो जाए, वो सारे खत्म हो जाए. ठीक है. सो वो वाटर नहीं होता है, वो सलाइवा होती है. That we called as the fluid which called as saliva secreted by the salivary gland. और सलाइवा कहाँ से सीक्रेट होता है, वो होता है सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट. अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर. और एक अलग एस्पेक्ट क्या है फूड का, कि उसका जो कॉम्प्लेक्स नेचर होता है, जो भी हमने फूड इंजेक्ट मतलब डाला है बॉडी के अंदर, इट हैज अ कॉम्प्लेक्स नेचर, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है. So if it is to be absorbed by the alimentary canal, it has to be broken down into smaller molecule. और ये जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है हमारा, ये कॉम्प्लेक्स फूड स्मॉलर या फिर सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी होता है. अगर ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ तो व्हाट विल हैपन, कि वो अच्छे से बायोलॉजिकली ब्रोकन डाउन नहीं होगा फर्दर. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट विच वी कॉल्ड एज एंजाइम. एंजाइम बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है जो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को ब्रोकन डाउन करते हैं सिंपलर मॉलिक्यूल्स में. द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम, और ऐसे ही सलाइवा में भी एक एंजाइम है विच वी कॉल्ड एज सलाइवरी अमालेज. तो सलाइवरी अमालेज क्या करता है, दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव द शुगर. तो ये क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को शुगर में कन्वर्जन करने का काम करता है. कौन काम करता है, सलाइवरी अमाइलेज. द फूड इज मिक्स्ड थॉरोली with saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue. और muscular tongue से वो rolling होता है, teeth से वो अच्छा खासा chew होता है, और वो esophagus से stomach में जाता है. It is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can proceed properly in each part. The lining of the canal has a muscle that contracts rhythmically in order to push the food forward. तो जो एलिमेंट्री कनाल होता है, वो जो बोलस बनता है, बोलस मतलब व्हाट, कि जब मैंने रोटी खाई, वो रोटी क्या हुई, मेरे दांतों ने अच्छे से चबाई, फिर सलाइवरी अमाइलेज ने उसको शुगर में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए वो थोड़ा स्वीट भी लगेगी आपको. एंड देन मेरी टंग से वो रोल अप होके नीचे जा रही है. नीचे जा रही है तो एलिमेंट्री कैनाल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन करेगा. इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. ठीक है, दिस वी कॉल्ड एज अ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. These peristaltic movement occur along the gut. ये gut तक जाता है, gut मतलब stomach तक जाता है. From the mouth, the food is taken to the stomach through a food pipe which we called as esophagus. ठीक है, तो हमारे मुंह से लेके हमारे स्टमक तक जो पाइप है उसको ईसोफेगस बोला जाता है. From the mouth, the food is taken to the stomach through the food pipe, which we called as the esophagus. The stomach is a large organ which expand when food enters it. और stomach जो है वो एक क्या है, अच्छा खासा बड़ा organ है जिसमें हमारा food पूरा का पूरा enter करता है. The muscular wall of the stomach helps in mixing the food through thoroughly with more digestive juices. और फिर ये जो स्टमक होता है ना, ये बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस क्या करता है, सीक्रेट करता है, सो दैट हमारा जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके. दिस डाइजेशन फंक्शंस आर टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड. और ये जो डाइजेस्टिव फंक्शंस है, that will be taken care by the gastric gland. और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होती है, दैट इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक. तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है,
दैट इज इन द वॉल ऑफ द स्टमक. स्टमक अगर होगा तो उसके स्टमक के, सपोज दिस इज आवर स्टमक, ये ऐसा हमारा स्टमक है, तो इसकी जो ये लाइन होगी, ये वॉल, इस वॉल में क्या होती है, इस वॉल में हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है. दिस रिलीज, ये क्या क्या रिलीज करती है, एक तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करती है. द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम विच वी कॉल्ड एज अ पेप्सिन, ये पेप्सिन रिलीज करती है. पेप्सिन क्या करता है, डाइजेस्ट प्रोटीन, ठीक है. एंड म्यूकस, और ये म्यूकस भी रिलीज करती है. म्यूकस क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक. तो ये जो तुम्हारा म्यूकस होता है, इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जो भी हमारा स्टमक होता है वो HCl से फुल हो जाता है. HCl इज काइंड ऑफ अ कोरोसिव इन नेचर, और स्टमक का जो मतलब टिश्यूज होते हैं वो तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो वो गल ना जाए इसलिए म्यूकस क्या करता है, पूरा का पूरा म्यूकस इनर लाइनिंग स्टमक की प्रोटेक्ट करता है. पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन एक्चुअली प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं. और एक देखा हमने HCl. HCl तो आपको पता है एसिडिक मीडियम तैयार करता है, सो दैट आवर फूड विल बी broken down in a good way. What are the other function do you think is served by the acid? हाँ, एसिड और एक काम कर सकता है. अगर बॉडी में फूड खाते टाइम कोई बैक्टीरिया चला जाए तो वो बैक्टीरिया भी एसिड से वैनिश हो जाता है. Stomach from the action of the acid under the normal condition. We have often heard adult complaining about acidity. Oh my god, severe issues of acidity is there in India. Why it is so? Can this be related to what has been discussed above? The exit of food from the stomach is regulated by the sphincter muscle, which releases it in a small amount into a small intestine. एग्जिट जो होता है फूड का, वो स्टमक का, वो कहाँ से होता है, तो स्टमक का जो एग्जिट होता है वो स्पिंचर मसल से होता है. एंड ये जो था ना, ये अपकमिंग अभी जो 2024-23 के बैच में ये एमसीक्यू आया था कि जो भी स्टमक की एंड लाइनिंग है वो किस मसल से बनती है. मोस्ट ऑफ स्टूडेंट वेंट रॉन्ग इन दैट क्वेश्चन. तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं, ये इतने मायने रखती है. इसलिए जब शुरुआत अच्छी की है तो इतने अच्छे से करो, इतने डीप मैनरली उसको पढ़ो कि आपको कोई सा भी एमसीक्यू आ जाए, कोई पूरी दुनिया रॉन्ग कर ले बट आप वो रॉन्ग ना करो. इतना अच्छे से आपको पढ़ना है. तो स्पिंचर मसल कहाँ होता है, जो स्टमक होता है वो स्टमक की एंडिंग में होता है. आई विल शो यू एग्जैक्टली हाउ इट. तो माना जाए ये आपका स्टमक है, तो इसके ये जो यहाँ पे होगा आपका स्पिंचर मसल्स, मतलब यहाँ से तो ईसोफेगस एंट्री लेगा ना, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन एंट्री लेगा, तो यहाँ से क्या होगा, देयर विल बी अ स्पिंचर मसल. ठीक है. सो the exit of food from the stomach is regulated by the sphincter muscle, which releases it in small amount into the small intestine. और ये small intestine और stomach के जो बीच में का जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन एक्चुअली स्पिंचर मसल्स से होता है. From the stomach, the food now enter the small intestine, और फिर stomach से food आ गया small intestine में. ठीक है. This is the largest part of the alimentary canal, which is fitted into the compactest space because of the extensive coiling. तो ये अगर आपका लॉन्ग इंटेस्टाइन है मानो, ये ऐसा वाला, तो इसमें आपका ये जो होगा, ये हाईली कॉइल्ड जो आपको दिख रहा है, दिस इज योर
स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है आपके एलिमेंट्री कैनाल का, which is fitted into compact space because of extensive coiling. The length of the small intestine differs in various animals depending upon the food they eat. हाँ, ये भी सच बात है, because अगर we are talking about herbivore and carnivore, herbivore are actually eating grass and green plant only, है ना, वो मतलब vegetarian होते, purely vegetarian. और जो कार्निवोर होते हैं वो क्या करते हैं, वो हर्बीवोर पे डिपेंड रहते हैं अपनी न्यूट्रिशन के लिए, वो मतलब मांस खाना रे प्राणी होते हैं। तो जो हर्बीवोर होते हैं, जो ग्रास खाते हैं, उनमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो लार्ज होता है, दैट अलाउज द सेल्यूलर्स टू बी डाइजेस्टेड, बिकॉज वो जो भी सेल्यूलर्स खाते हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए इट टेक अ टाइम, एंड बिकॉज ऑफ दैट द intestine, the small intestine will be larger or longer in herbivore. मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, बट ये जो नॉनवेज होता है, मीट होता है, वो डाइजेस्ट करने में इजी होता है, इसलिए कार्निवोर्स जैसे टाइगर वगैरह होते हैं, उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो शॉर्टर होती है। हम में स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी है, बहुत लॉन्ग है, मतलब वी आर एक्चुअली बिलोंगिंग टू द हर्बिवोर कम्युनिटी, बट अभी क्या ही बोलूं। The small intestine is the site of the complete digestion of carbohydrate, protein and fat. तो small intestine होता है, it is actually a site of complete digestion of what? Carbohydrate, protein and fat. It receives the secretion of the liver and pancreas for this purpose. और इसको डाइजेस्ट करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, सिक्रीशंस रिसीव होते हैं फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रिया। तो लीवर, एंड पैनक्रिया एक्चुअली क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं सम एंजाइम्स विच वी कॉल्ड एज अ पैनक्रियाज, क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं सम एंजाइम्स which makes the food alkaline, ठीक है, so it receives the food coming from the stomach is acidic and has to be made alkaline for the pancreatic enzymes to act. ये बहुत बड़ी चीज है। आपके मुंह पे जो पिंपल्स आते हैं या फिर आपकी स्किन जब रेडिश होती है, तो इट एक्चुअली रिजल्ट्स इनटू दैट आपका ब्लड एसिडिक है। ब्लड हमेशा अल्कलाइन होना जरूरी होता है ना। तो जो फूड हमारी बॉडी में आया है उसको HCl ने तो पूरा एसिडिक कर दिया, बट दैट फूड हैज टू बी मेड इन अल्कलाइन पोजिशन या फिर अल्कलाइन फॉर्मेट, और वो फूड अल्कलाइन करता है पैनक्रियाटिक एंजाइम्स विच इज बीन सीक्रेटेड बाय द पैनक्रिया, ठीक है। Bile juice from liver accomplishes this in addition to act on fat. तो ये जो लीवर होता है ये बाइल जूस सीक्रेट करता है, और ये बाइल जूस क्या करता है, फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। ओके, इधर तक अच्छे से समझ में आ रहा है, समझ लेना। Fats are present in the intestine in the form of large globules which makes it difficult for enzyme to act on them. और ये फैट जो होते हैं, जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल, मतलब बड़े बड़े ऐसे ग्लोब्यूल्स में वो फैट रहता है, तो उनको क्या करना पड़ता है, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो बाइल सॉल्ट ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, और बाइल सॉल्ट क्या करता है, इनको ऐसे स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम एक्शन। This is similar to the emulsifying action of soap on dirt that we have learned in chapter 4. तो हमने chapter 4 में क्या देखा है, हमने chapter 4 में देखा है कि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, कन्वर्ट किया जाता है इन सोप रिएक्शन। तो वो इमल्सिफिकेशन का काम कौन करता है, इमल्सिफिकेशन का काम किसका है, बाइल सॉल्ट का है। द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स ग्लैंड
विच सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस, और जो वॉल होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, वो क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करते हैं. द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन टू अमाइनो एसिड. और फिर ये जो एंजाइम होते हैं ये प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करते हैं, अमाइनो एसिड्स में. ठीक है. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, और कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं. एंड फैट्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल को. एंड फैट्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. ठीक है. द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन. The inner lining of the small intestine has numerous finger-like projection called as villi. तो ये जो intestine है, मानो इसको मैंने कट कर दिया ऐसे, तो यहाँ पे एक छोटे छोटे आपको finger-like projection मिलेंगे. ठीक है. ये क्या करते हैं, ये assimilation का काम करते हैं. assimilation मतलब जो भी न्यूट्रिशन, अभी ये फूड है, वो स्टमक में क्या हुआ, HCl उसमें मिल गया, उसमें पेप्सिन मिल गया, तो ये पूरा ब्रेक डाउन हो गया. ब्रेक डाउन होने के बाद ये स्पिंचर मसल्स के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया. स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में जो भी एंजाइम्स है, जो भी एंजाइम सिक्रेशन हुआ, तो एक तो बाइल जूस सिक्रेट हुआ लीवर से, फिर पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रेट हुए, और कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करने के लिए कौन सा सिक्रेशन हुआ, देयर आर साइट ऑफ सिक्रीशंस हमने देखे. तो वहां पे क्या हुआ, जो भी तुम्हारा पैनक्रियाटिक सिक्रेट्स थे, एंजाइम्स लाइक कार्बोहाइड्रेट सिक्रीशन हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स को कॉम्प्लेक्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, या फिर प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना. तो ये सारी चीजें किसने की, पैनक्रियाटिक जूसेस विच सिक्रेट्स एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन, है ना, which actually digest the protein, and lipase क्या करता है, emulsification करता है फैट का. तो ये सारा होने के बाद जब वो पूरा चर्न फूड, या फिर वो पूरा जो चर्न होगा, वो ये स्मॉल विली एब्जॉर्ब कर लेंगे. और ये स्मॉल विली एब्जॉर्ब करने के बाद द विली आर रिचली सप्लाइडेड बाय ब्लड वेसल विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू टेक food to each and every cell of the body, where it is utilized for obtaining energy, building up new tissue and repair the old cells. तो यहाँ पे जो विली होते हैं वो बहुत richly supplied होती है with the blood vessels, and ये हर एक सेल बॉडी को, हर एक टिश्यू को क्या करती है, न्यूट्रिशन देने का काम करती है. द अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंट टू द लार्ज इंटेस्टाइन. उसके बाद ये जो विली होती है, उन्होंने एब्जॉर्प्शन किया सारे फूड का, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट था, उसके बाद जो लेफ्ट ओवर फूड था वो हमारे लॉन्ग इंटेस्टाइन में चला जाएगा. ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा. एंड वेयर मोर विली एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल, वहां पे रीअब्जॉर्प्शन होगा वाटर का. द रेस्ट ऑफ मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस. और फिर एक्सक्रीशन की प्रोसेस होगी कि जो भी लेफ्ट ओवर फूड होगा वो क्या होगा, एनस थ्रू बाहर डाला जाएगा. जो भी फीसेस होते हैं, ह्यूमन फीसेस, उनको जो कलर होता है वो एक पर्टिकुलर कलर बाइल पिगमेंट से आता है, याद रखना, ये भी एमसीक्यू पूछा गया है. द एग्जिस्ट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्पिंचर. और ये जो भी मटेरियल जो बाहर निकाला जाएगा वो एनल स्पिंचर से बाहर निकाला जाएगा. Dental caries or tooth decay causes gradual softening of enamel and dentine. ये जो होता है ना, मोर टू नो, ये बहुत खतरनाक चीज है, बिकॉज यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ये जो टूथ डिके है ना, ये क्या कॉज करता है, सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल एंड डेंटाइन. डेंटाइन मतलब कवरिंग ऑफ द टूथ. इट
It begins when bacteria acting on sugar produce acid and soften and demineralizes the enamel. तो क्या होता है, ये जो हमारा दांत होता है, यहाँ पे अगर बैक्टीरिया हो या फिर शुगर मॉलिक्यूल हो तो वहां पे बैक्टीरिया एक्ट करते हैं और वो एक काइंड ऑफ एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो हमारा जो इनामल होता है उसको डीमिनरलाइज करते हैं. Masses of bacterial cell together with food particles stick to the teeth to form dental plaque. और फिर क्या होता है यहाँ पे, masses of bacterial action actually leads to the dental plaque. Saliva cannot reach the tooth surface to neutralize the acid as plaque covers the teeth. और जब ये प्लाक बैठ जाता है यहाँ पे तो सलाइवा क्या नहीं कर सकती, रीच नहीं कर सकती एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे दांत दांत के यहाँ पे नहीं जा सकती सलाइवा, बिकॉज प्लाक उसे रोकता है जाने के लिए. ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव द प्लाक बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस एसिड. और ये जो ब्रशिंग हम रात को करते हैं उससे क्या होता है, ये जो प्लाक होता है ना हमारे दांत से वो निकल जाता है. तो दैट्स वाई यहाँ पे फिर रात भर क्या करेंगे, टीथ हमारे सलाइवा बेदिंग करेंगे and because of that we won't have any kind of a tooth decay. So it is very important to brush your teeth before you sleep. Okay, so if untreated microorganism may invade the pulp causing inflammation and infection. तो ये जो सबसे अंदर का हिस्सा होता है जिसे पल्प बोला जाता है, तो अगर हमने ये ध्यान में नहीं रखा तो ये पल्प पे डायरेक्टली अटैक कर सकते हैं, इन्फेक्शन या फिर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं हमारे दांत को. एंड दिस इज हाउ वी आर एंडिंग अप विथ आवर ह्यूमन न्यूट्रिशन. लेट्स फोकस ऑन द इंटेक्स क्वेश्चन. और अब बारी है इंटेक्स क्वेश्चन की स्टूडेंट्स. सो एक एक करके सारे इंटेक्स क्वेश्चन हम लेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इन लाइफ प्रोसेस. यस, वी आर एक्चुअली सर्व आवर education services in Ahmednagar, Pune and Mumbai. So if you are interested to enroll yourself for our coaching center, kindly make a comment in your chat box. Thank you. लाइफ प्रोसेसेस फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो. व्हाई इज डिफ्यूजन insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organism like human. ह्यूमन में जब भी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होता है तब डिफ्यूजन ये प्रोसेस जो अमीबा या फिर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में बहुत अच्छे से हो जाते हैं वो इतनी इनसफिशिएंट क्यों है. In multicellular organism like human, all the body cells are not in direct contact with surrounding environment. तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे ह्यूमन की बात की जाए तो हर एक बॉडी सेल जो होता है वो हर एक बॉडी सेल डायरेक्टली एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं होता है. Therefore, every cell of the body will not get oxygen as per need by the process of diffusion from the environment. That's why diffusion is not sufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organism. तो इसका एकदम शॉर्ट में फंडा समझाती हूँ कि हर एक बॉडी सेल जो भी ह्यूमन बॉडी में है वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए वो डिफ्यूज नहीं हो सकता. तो अंदर तक जाना है तो आपको इनर प्रोसीजर और इनर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड. What criteria do we use to decide whether something is alive? The main criteria used to decide whether something is alive are breathing and respiration. However, living beings also show growth and movement. तो मेन क्राइटेरिया होता है ब्रीदिंग या फिर रेस्पिरेशन, और अपनी मूवमेंट से अपनी ग्रोथ से भी ऑर्गेनिज्म डिफाइन करते हैं या फिर शो करते हैं दैट दीज ऑर्गेनिज्म आर अलाइव. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म. तो कौन कौन से आउटसाइड मटेरियल है. एनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एज अ रॉ मटेरियल. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एज अ रॉ मटेरियल. Heterotrophs use food and autotrophs use carbon dioxide, mineral, water, and all organisms use oxygen for respiration as a raw material. तो रॉ मटेरियल की लिस्ट में
हेट्रोट्रॉप्स तो फूड यूज करते हैं, एंड ऑटोट्रॉप्स क्या क्या यूज करते हैं? तो ऑटोट्रॉप्स यूज करते हैं सारा वो रॉ मटेरियल जो उनको फोटोसिंथेसिस के प्रोसीजर में हेल्प करता है। सबसे पहला वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, उसके बाद वाटर एंड मिनरल्स जो भी हो जो रूट से वो कैरी करते हैं, एंड अदर ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन एज अ रॉ मटेरियल। अदर ऑर्गेनिज्म मतलब कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स? जो भी ऑर्गेनिज्म अक्वाटिक है, डिफ्यूज या फिर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज करते हैं जो वाटर में होता है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली ऑक्सीजन यूज करते हैं। सो दैट इज हाउ इट डिफर्स। व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? लाइफ को मेंटेन करने के लिए सबसे अच्छा न्यूट्रिशन होना जरूरी है। उसके बाद आपका सांस लेना मतलब रेस्पिरेशन इज नेसेसरी। उसके बाद उस चीज का ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी। एंड देन लास्ट में जो भी बाय प्रोडक्ट बना है, जो भी हार्मफुल वेस्ट मटेरियल जो बॉडी में स्टोर नहीं होना चाहिए, तो वो एक्सक्रीशन के साथ निकल जाता है। सो nutrition, respiration, transportation, and excretion, NRTE. These are the questions we have seen as a in text questions. So we'll be continuing our entire lesson. Let's get focus on the questions. Those are in text questions. तो उसमें first आता है what are the difference between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. So what is the main difference is autotrophic mode of nutrition. In this kind of a mode of nutrition, what happens is कि जो भी ऑर्गेनिज्म बनाता है भाई वो अपने आप बनाता है with the help of photosynthesis. So in this mode of nutrition, an organism makes or synthesizes its own food with the help of photosynthesis. Heterotrophic nutrition, in this kind of a mode of nutrition, an organism cannot make or synthesize their food by its own. Because of that, they are dependent on other organism for their survival or nutrition. उसके बाद organism use simple inorganic material like carbon dioxide and water and synthesize their food in presence of sunlight. तो आप ये भी एक पॉइंट डाल सकते हो कि एक्चुअली में फोटोसिंथेसिस करते कैसे हैं। तो इट एक्चुअली यूजेस सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, एंड सिंथेसाइज देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. Organism cannot make their own food from simple organic matter, and that's why they depend upon other organism for their survival. आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो. This is what the first question is. You can take a screenshot. Chalo, moving to the next question. Where do plant get each of the raw material required for photosynthesis? तो कहाँ से मिलता है raw material photosynthesis के लिए प्लांट को? तो first is carbon dioxide. Plant get carbon dioxide from the environment or the atmosphere through stomata. तो स्टोमाटा से क्या होता है? स्टोमाटा से गैस एक्सचेंज होता है और वो गैस एक्सचेंज से क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है प्लांट को. देन वाटर. वाटर कैसे मिलता है? वाटर तो रूट एब्जॉर्ब करते हैं ना वाटर, एंड दैट्स व्हाई इट गेट्स. सो प्लांट absorb water from the soil through roots and transport to leaves. Leaves को transport करते हैं. Sunlight. Plant gets sunlight from the sun, and chlorophyll कैसे मिलता है? It is present in chloroplast found in green leaves and green part of the plant. इसका फोटो निकाल सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल लो. उसके बाद what is the role of acid in our stomach? तो the role of acid in our stomach is, तो पहली बात वो क्या करता है? To make acidic medium which is necessary for activation of the enzyme पेप्सिन. तो पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए उसे पूरा फूड एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करना पड़ता है. और पेप्सिन का क्या फंक्शन होता है? पेप्सिन एक्चुअली synthesizes the protein, right? So to kill bacteria which the food may contain. हाँ, और अगर बैक्टीरिया कुछ हो जो सलाइवा से ना ये इन्वेड हुए हो, तो फिर वो वैनिश करने के लिए भी काम आता है हमारा HCl. ठीक है. What is the function of digestive enzyme?
The food we eat is complex in nature. It contains complex molecules. Digestive enzymes break down these complex food into smaller, simpler molecules so that they can be observed by the wall of intestine. तो क्या फंक्शन होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स का बच्चों? वो जो भी फूड हम कॉम्प्लेक्स नेचर में है वो खाते हैं तो उसको ब्रेक डाउन करते हैं ये डाइजेस्टिव एंजाइम इनटू द सिंपलर सब्सटेंस और सिंपल स्मॉलर सिंपल मॉलिक्यूल एंड वो ताकि वो क्या कर सके, जो भी इंटेस्टाइन का वॉल है वो एब्जॉर्ब कर सके. How is small intestine digested to absorb digested food? So the small intestine is digested to provide maximum area for absorption of digested food and it transferred into the blood for its circulation into the body. तो जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो ऐसे डिजाइन किया होता है जो मैक्सिमम एरिया एब्जॉर्प्शन कर सके डाइजेस्टेड फूड का और वो ट्रांसफर कर सके जो भी न्यूट्रिशन उसने सक किया है टू द ब्लड और वो ब्लड पूरा सर्कुलेट कर सके हर एक न्यूट्रिशन को बॉडी में. For this, the inner lining of the small intestine has numerous finger-like structure which we called as a villi. Villi are richly supplied with blood vessel which takes the absorbed food to each and every cell of the body. तो विली क्या करता है? विली बहुत सारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इन द इनर कोर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन और वो क्या करता है, वो पूरा फूड एब्जॉर्ब करके हर पार्ट को देता है थ्रू द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. ठीक है, समझ में आया? चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम विल जस्ट स्टार्टेड विद द ट्रांसपोर्टेशन. नाउ ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है? कोई भी रॉ मटेरियल जब हम ट्रक से या फिर किसी भी कंटेनर से लोड करके अपनी डेस्टिनेशन पे लाते हैं तब हमारा आउट प्रोडक्ट बनता है या फिर बाय प्रोडक्ट बनता है. सो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? जो भी जरूरी सामान होता है वो उस जगह पे पहुंचाना जहां पे उसकी नीड है. दैट वी कॉल्ड एज अ ट्रांसपोर्टेशन, राइट? We have seen in previous section that blood transport food, oxygen and waste material in our body. So blood क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? in this case blood is transporting what? Blood transport food, oxygen and waste material in our body. तो जो भी एनर्जी चाहिए, जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो तो फूड से मिलेगा. उसके बाद ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए फॉर रेस्पिरेशन, सेल्युलर रेस्पिरेशन इन deeper manner, and then after that whenever the cell has done its job, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो बॉडी से बाहर निकलेगा और उसको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड ही करेगा. In class 9 we have learned that blood being a fluid connective tissue. So blood क्या है? A fluid which is with the connective tissue. Blood consists of a fluid medium called plasma. और ये जो ब्लड होता है उसमें जो फ्लूइड मीडियम होता है जिससे वो फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड की कंसिस्टेंसी आती है. तो मानो ये आपके आरबीसीज है और इसमें जो भी ये फ्लूइडिटी होगी या फिर फ्लूइड होगा दैट वी कॉल्ड एज अ प्लाज्मा इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड. और इसमें प्लाज्मा में क्या होता है? सेल्स आर एक्चुअली लिविंग ओवर देयर और सस्पेंशन होता है सेल्स का. Plasma transport food, carbon dioxide, nitrogenous waste in dissolved form. और प्लाज्मा क्या करता है? प्लाज्मा हमेशा जो भी फूड ट्रांसपोर्ट करता है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजियस वेस्ट करता है वो कैसे करता है? दैट हैज टू बी डन इन डिजोल्व फॉर्म. डिजोल्व फॉर्म में करता है. ओके. Oxygen is carried by the red blood cells. Many other substances like salt is also transported by blood. तो ये ऑक्सीजन भी ब्लड से ही कैरी होता है. मैंने आपको बोला था आरबीसीज में ब्लड कॉर्पस्कल्स में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है ना, आयरन रिच कंटेंट. दैट्स व्हाई इट हैज रेड इन कलर. और वो क्या करता है? इट हैज अ ग्रेट अफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन को बांधे रखता है. और उस वजह से क्या होता है? उस वजह से जो भी ऑक्सीजन कैरिड होता है वो अच्छे से कैरिड होता है पूरे बॉडी में.
Many other transports like salt are also transported by the blood. We thus need a pumping organ. इसलिए हमें क्या चाहिए? एक pumping organ चाहिए to push blood around the body, जो क्या करे? बॉडी को पुश करे. किस चीज को पुश करे? ब्लड को पुश करे. आई एम सो सॉरी. A network of tubes to reach all the tissues and a system is placed ensures that this network can be repaired if damaged. एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए और एक ऐसा नेटवर्क चाहिए जो अगर बाय नेचर किसी मुसीबत में आ गया या फिर कोई प्रॉब्लम आ गया तो वो अपने आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दे. ऐसा नेटवर्क, इतना फाइनेस्ट नेटवर्क हमारी बॉडी में है. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. दिस इज अ ब्यूटिफुल इमेज ऑफ हार्ट. ओके, ये ह्यूमन हार्ट है जिसके 4 चेंबर होते हैं. तो यहाँ पर मैं अगर सेक्शन कर दूं उनका, तो ऐसे सेक्शन में होगा वो. ये आपका लेफ्ट अट्रियम होगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, ये आपका राइट वेंट्रिकल होगा और ये राइट अट्रियम होगा. राइट. तो ऊपर का जो सेक्शन होता है वो अट्रियम होता है, नीचे का सेक्शन जो होता है वो वेंट्रिकल होता है. अभी किसमें क्या होता है वो हम देखेंगे. A heart is a muscular organ which is as big as our fist. जिसका भी हार्ट का आपको नाप लेना है, उसकी मुट्ठी, बंद मुट्ठी जितनी होती है उतना उसका हार्ट होता है. सो माई हार्ट इज लाइक दिस. इतना इतना मेरा हार्ट है. ओके. Because both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood, the heart has different chambers to prevent the oxygen rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide. और कैसे होता है? एक तो ऑक्सीजन का भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट होता है. इसलिए उनको अलग अलग चेंबर दिए गए हैं कि एक चेंबर में क्या होगा? ऑक्सीजन का ट्रांसफर होगा, एक चेंबर में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर होगा. ठीक है. तो ये दोनों क्या करे ना, एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो. The carbon dioxide rich blood has to reach to the lungs for the carbon dioxide to be removed, and the oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart. तो क्या होता है? जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है वो लंग्स से बाहर डाला जाता है और जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो फिर से लंग्स में क्या होता है? लिया जाता है. This oxygen rich blood is then pumped to the rest of the body. और ये ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन क्या होता है? पंपिंग एक्चुअली क्या होती है कि पंपिंग की वजह से ऑक्सीजन जो गैस है वो ब्लड में मिक्स होता है ना, और वो सारी बॉडी में ट्रांसफर होता है. उसके बाद जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज अ वेस्ट मटेरियल दैट विल बी कलेक्टेड फ्रॉम द बॉडी एंड दैट इज ऑलरेडी मिक्स्ड विद द ब्लड. तो वो क्या होगा? पंपिंग की वजह से सेपरेट होगा और फिर लंग्स से वो बाहर जाएगा. दैट्स व्हाई दिस पंपिंग सिस्टम इज वेरी वेरी नेसेसरी. We can follow this process step by step. Oxygen rich blood from the lungs comes to the thin walled upper chamber of the heart on the left, that is called left atrium. तो भाई लेफ्ट अट्रियम का काम क्या है? तो ये जो लेफ्ट अट्रियम होता है ये क्या करता है? ये लाता है ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स कम्स, है ना. तो ये पल्मोनरी वेन्स से क्या लाता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड लाता है. The left atrium relaxes when it is collecting this blood. और जो लेफ्ट अट्रियम होता है वो क्या होता है? देन इट गोज टू द मोड ऑफ रिलैक्सेशन बिकॉज इट हैज डन इट्स जॉब. तो वो रिलैक्स मोड में जाएगा. उसके बाद क्या होगा? देन देयर इज अ जॉब ऑफ लेफ्ट अट्रियम रिलैक्सेस एंड इट इज कलेक्टिंग दिस ब्लड. इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स. उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्शन में जाएगा. while the next chamber, the left ventricle, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा. ये जो आपको दिख रहे हैं ना, तो इसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन में चला जाएगा. और जब ये कॉन्ट्रैक्शन में चला जाएगा तो क्या होगा? देन it expands to the blood, it's transferred to it. When the muscular left ventricle contracts,
in its turn the blood is pumped out to the body, and then what will happen, blood क्या करेगा, पंप करेगा, और पंपिंग करने से क्या होगा, एक तो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड पंप होगा, deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber of the heart. और जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब व्हाट, CO2 रिच ब्लड, है ना। तो ये राइट अट्रियम में क्या आता है, राइट अट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आता है. It expands. As a result, right atrium contracts the corresponding lower chamber. उसके बाद वो ब्लड में मिक्स हो जाता है. The corresponding lower chamber, that is right ventricle, dilates. और वो dilate हो जाता है. Dilate होना मतलब थोड़ा फैल जाना. This transfers, I'm sorry, where is this transfers blood to the right ventricle, which in turn pump it to the lungs for oxygenation. और फिर ये पंपिंग करके क्या करता है, लंग्स को ऑक्सीजनेशन के लिए इंड्यूस करता है कि yes, CO2 is been released, now there is a turn of oxygenation to be mixed with the blood. Since ventricle have to pump blood into various organ, they have thicker muscular wall. इसलिए जो भी वेंट्रिकल्स होते हैं उनके क्या होते हैं, जो वॉल्स होते हैं वो थीकर होते हैं, और अट्रियम के वॉल कैसे होते हैं, थीन होते हैं, बिकॉज वहां पे क्या होता है, वहां पे गैसेस का डिफ्यूजन होता है. और जब भी आपको देखा जाए, इफ देयर इज अ काइंड ऑफ गैसेस डिफ्यूजन और अ लिक्विड डिफ्यूजन, तो होता क्या है, उनमें इतना ही फर्क होता है कि जो वॉल होती है वो थोड़ी पतली होनी चाहिए ताकि गैसेस का डिफ्यूजन अच्छी तरीके से हो, और वेंट्रिकल का जो वॉल्स होता है वो थोड़ा जाड़ा होता है. Walls ensure that blood does not flow backward when the atria and ventricle contract. और ये जो walls होती है ना, ये wall किस चीज के लिए होती है, कि आपका जो भी blood है वो back flow ना करे. ठीक है, समझ में आया. Oxygen enters the blood into the lungs. तो ये जो सिस्टम है ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 का, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का. तो ये आपका लंग्स है और ये पूरी सिस्टम है. तो देखते हैं ये कैसा होता है. The separation of right side and left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing. तो ये राइट एंड लेफ्ट पार्ट क्यों रखा है, बिकॉज ये राइट एंड लेफ्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीजें एक्सप्लेन करता है. लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेशन. तो आपका जो भी लेफ्ट साइड है वो किस चीज के लिए है, दिस होल लेफ्ट साइड इज फॉर ऑक्सीजनेशन. किस चीज के लिए, ऑक्सीजनेशन. और ये पूरा जो आपका राइट साइड है वो किस चीज के लिए है, दैट इज फॉर डीऑक्सीजनेशन, है ना, राइट. So that there will be no mixing of gases. Such separation allow a highly efficient supply of oxygen to the body. और ये separation क्या दिखाता है, it shows that there is a high efficient supply of oxygen to the body. This is useful in animals that have high energy need. और ये सारा किस में यूजफुल है, दिस इज यूजफुल फॉर द एनिमल जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, जैसे कि मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, जिनकी बॉडी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, उनको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है उनके रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए. तो उनमें ये जो बात होती है वो थोड़ी हायर एनर्जी लेवल की बात होती है. टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, अगेन वन पॉइंट इज देयर. So in animals that do not use energy for this purpose, the body temperature depends on the temperature in the environment. और कुछ कुछ एनिमल्स होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर उनके एनवायरमेंट पे डिपेंड रहता है. ठीक है, लाइक एम्फीबियंस एंड मेनी रेप्टाइल्स हैव 3 चेम्बर हार्ट. हमें दिया गया है, चलो ये तो हार्ट नहीं है. इफ सपोज दिस इज योर हार्ट, लुक लाइक दिस, तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, मतलब 4 चेम्बर हार्ट इज देयर. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एम्फीबियंस, एम्फीबियंस मतलब जो टेरिस्ट्रियल भी है और जो
क्या है, aquatic भी है. ओके, तो उनको बोला जाता है amphibians. reptiles मतलब कौन, snake, or the kind of animals they don't have a legs for their movement, so उनको reptiles बोला जाता है. तो उनमें क्या होता है, 3 chamber heart होता है. कितना, 3 chamber heart. Why? Because they tolerate some mixing of the oxygenation and deoxygenated blood streams, because they can tolerate mixing of oxygen and carbon dioxide. That's why they have 3 chamber heart. Fishes on the other hand have only 2 chamber heart. और जो फिश होते हैं ना, उनको सिर्फ कितना होता है, 2 chamber heart होता है. And the blood is pumped to the gills. Blood कैसे पंप होता है, gills से पंप होता है. We have seen earlier in respiration कि fishes are taking oxygen in a very high pressure, and that oxygen with water, because oxygen is dissolved in the water. So when they take the oxygen, what will happen, pressurally they'll pressurefully gills से वो क्या करेंगे, पानी छोड़ देंगे. Whatever the oxygen is dissolved, that will be catched by the blood streams. तो वही फिनोमिनॉन है कि यहाँ पे जो फिश होते हैं उनको 2 chamber हार्ट होता है, एंड द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स. और ब्लड क्या होता है, गिल्स में पंप होता है, is oxygenated there and passed directly to the rest of the body. Thus, blood goes only once through the heart in the fish during one cycle passage through the body. इसलिए क्या होता है, 2 chamber हार्ट होने की वजह से एक बारी वो आता है, फिर गिल्स में क्या होता है, पंपिंग रिएक्शन होती है और वो चला जाता है. सो एक ही टर्न में क्या होता है, ऑक्सीजनेशन होता है या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकाला जाता है. The blood goes only once passage. On the other hand, it goes through the heart twice during each cycle of other vertebrate. But दूसरे केसेस में क्या होता है कि हार्ट में जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसे होता है, डबल टाइम होता है, मतलब 2 टाइम होता है, 2 बार होता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन. इसी वजह से उसको क्या बोला जाता है, डबल सर्कुलेशन. Blood pressure. The force that blood exert against the wall of vessel is called as blood pressure. This pressure is much greater in arteries than in veins. तो अगर ब्लड प्रेशर की बात की जाए तो ब्लड प्रेशर कैसे होता है, अगर ब्लड प्रेशर की बात की जाए तो ब्लड प्रेशर इज ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन्स. ओके, the pressure of blood inside artery during ventricular systole, that is contraction, ventricular systole मतलब contraction, is called as systolic pressure, and the pressure in artery during ventricular distole is called as relaxation. तो जब भी आर्टरी में कोई प्रेशर एक्सर्ट होता है ब्लड की साइड से, तो उसे वेंट्रिकुलर सिस्टल बोला जाएगा, जिससे क्या बोला जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन. ओके, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे वॉल्स ऑफ आर्टरी, तो उसको क्या बोला जाएगा, सिस्टलिक प्रेशर. एंड जो भी प्रेशर आर्टरीज को ड्यूरिंग ये होता है मतलब रिलैक्सेशन या फिर वो जब प्रेशर रिलीज होता है तो उसे बोला जाता है वेंट्रिकुलर डिस्टल. It is called as dystolic pressure. The normal systolic pressure is about 120 mm of Hg, and dystolic pressure is 80 mm of Hg. Hg मतलब ये यूनिट है, तो वो कैसा है वो देखते हैं. यहाँ पे आर्टरी आ गई आपकी, यहाँ पे सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का उन्होंने बताया फिनोमिनॉन. प्रेशर इज अ कट ऑफ लाइक 120 है यहाँ पे, विच इज नॉर्मल थिंग. फिर क्या करेंगे, फिर वो स्टेथोस्कोप लेंगे और स्टेथोस्कोप से वो चेक करेंगे कि जो भी पंपिंग हो रहा है, जो भी whatever the rhythmic pressure is there, तो वो क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इज दैट ओके फॉर दिस पर्सन और नॉट. ठीक है, और फिर जब निकालेंगे आप स्टेथोस्कोप तो वहां पे साउंड स्टॉप हो जाएगा.
blood pressure is measured with the instrument which we called as स्पिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, स्पिग्मोमैनोमीटर, ये मुझे मेरे बच्चे सिखाते हैं प्रोनाउंस करना, स्पिग्मोमैनोमीटर. High pressure, high blood pressure is also called as hypertension and it is caused by the contraction of arterioles. हाई प्रेशर किस चीज से होता है? जब भी हमारे आर्टियोल्स होते हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब क्या होता है? हाई प्रेशर बनता है. बहुत सारे लोगों को हाई प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है which results in the increased resistance of blood flow. और ये अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया ना तो पूरी की पूरी आर्टरी रप्चर हो जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, इसलिए हाई बीपी अच्छा नहीं होता है. मेरे बच्चे मुझे प्रोनाउंसिएशन सिखाते हैं, मतलब मेरे स्टूडेंट्स मुझे प्रोनाउंसिएशन सिखाते हैं. स्पिग्मोमैनोमीटर ये मुझे 6th क्लास के बच्चे ने जो आईसीएससी के हैं उन्होंने सिखाया था, बिकॉज इट इज टू heavy when you are explaining a concept, you are in totally in that, और उसमें कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो एक्चुअली में डिस्टर्ब करता हो तो वो नहीं प्रोनाउंस करते आता ठीक है. उन्होंने वो सिखाया था. एक्चुअली ये ब्लड प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, ब्लड प्रेशर मेजर करता है, दैट वी कॉल्ड एज स्पिग्मोमैनोमीटर. इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है एनसीईआरटी की बोर्ड्स एग्जाम में, और वो ये था कि ये जो आपको दिख रहा है 120/80 सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक नॉर्मल प्रेशर कितना होना चाहिए, तो ये वाला क्वेश्चन आया था, ये याद रखना. The tubes, the blood vessels, okay. Arteries are the vessels which carry blood away from the body, ठीक है. तो आर्टरीज क्या होती है? आर्टरीज ये होती है जो कैरी करती है ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है. तो ये सप्लाई करती है ऑक्सीजन रिच ब्लड टू होल योर बॉडी, एंड देन since the blood emerges from the heart under high pressure, the arteries have thick elastic wall. और जब जाता है तो ब्लड में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उनकी जो वॉल्स होती है वो थिक होती है, एंड यू नो कैसी होती है? थिक एंड इलास्टिक होती है, ठीक है. Veins collect the blood from different organs and bring it back to the heart. और वेन्स क्या करती है? पूरा ब्लड फिर से कलेक्ट करके हार्ट तक लाती है. मतलब वेन्स कैरी, यस, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो ना, जब भी होता है वो. दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर. Instead, they have valves that ensure the blood flow only in one direction. Back flow को वो क्या करता है? तो अगर ये आर्टरीज होगी तो आर्टरी थोड़ी थिक होगी, ठीक है, ये इसकी थिकनेस हो गई, प्रेशर हाई होने की वजह से वो थिक और थोड़ी इलास्टिक होगी. और वेन्स होगी तो वेन में छोटा सा ही लेयर होगा इंटरनल, और यहाँ पे ऐसे वॉल्स होंगे, ठीक है, जो क्या शो करती है कि बैक फ्लो ना हो. On reaching an organ or a tissue, the artery divides into smaller and smaller vessels. और arteries के ही सब branches vessels में, smaller vessels में transfer होती है कि to ensure that blood is in a contact with all individual cells. The smallest vessels that have a wall which are one cell thick and are called as capillaries. So arteries के बाद उसकी जो सब ब्रांचेस होती है जो बहुत थिन होती है, that we called as a capillaries. Okay. Exchange of material between blood and surrounding cells takes place across this thin wall. Whatever the exchange of material is there, that will be done from this thin wall. The capillaries then join together to form veins that convey the blood away from organ or tissue. और ये जो कैपिलरी होती है वो फिर से क्या होती है? ज्वाइन होती है वेन्स को, और फिर वो क्या करती है? जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर निकालती है. आर्टरीज की सब ब्रांचेस कैपिलरीज, कैपिलरीज जब इकट्ठा होती है वेस्ट मटेरियल तो सारा जब ट्रांसपोर्ट देने के बाद वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करके वेन्स को दे जाती है.
इसलिए कैपिलरीज दोनों के लिए वर्क करती है. Then there is a point, maintenance by platelet. What happen if this system of tubes develops a leak? क्या होगा अगर ये सिस्टम लीकेज में जाएगी? थिंक अबाउट सिचुएशन व्हेन यू आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग. और जब भी आप खेलते हो कूदते हो तो कभी ना कभी चोट तो लगती है. चोट लगने के बाद ऐसा हुआ है कि पूरे दिन तक ब्लड आपका बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, रुक ही नहीं रहा. एक्सेप्शनल केसेस में हो सकता है, बट फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी इट वोंट हैपन, बिकॉज ब्लड ये बॉडी का सबसे अहम हिस्सा है. उसका लॉस बॉडी बिल्कुल भी मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी. So that's why leakage would lead to a loss of pressure, which would reduce the efficiency of the pumping system. तो अगर बहुत ज्यादा लीकेज हुआ तो पंपिंग सिस्टम पे उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, which is a bad effect. To avoid this, the blood has platelet cells which circulate around the body and plug these leaks by helping to clot the body at these points of injury. तो क्या होता है, एक मेश बनता है जो आपको दिखता नहीं, ट्रांसपर्ट मेश बनता है. जैसे कि सपोज यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको ये तो आपका ऑर्गन है, सपोज हाथ है और यहाँ पे आपको बहुत लगा है, तो यहाँ पे ना एक बहुत नीट, मतलब आपको दिखेगा भी नहीं, ऐसे एक मेश तैयार होगा. और ये मेश क्या करेगा, ये ब्लड को रोकने से बचाएगा. एंड दैट इज नथिंग बट योर प्लाज्मा. ओके, to avoid this, the blood has platelet cells which circulate around the body and plug these leaks by helping to clot the blood at this point of injury. I hope this concept is clear. Then lymph. Lymph क्या होता है? It's again another type of fluid also involved in transportation. Lymph transportation में भी अपनी involvement दिखाता है. This is called lymph और फ्लूइड टिश्यू. एक तो उसे फ्लूइड टिश्यू बोलते, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, या फिर उसको लिम्फ बोला जाता है. Through the pores present in the wall of capillary, some amount of plasma, protein, and blood cell escape into intercellular spaces in the tissue to form the tissue fluid or lymph. तो ये जो भी पोर्स होते हैं वॉल्स ऑफ कैपिलरीज में, इसमें सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा रहता है, प्रोटीन रहता है, ब्लड सेल्स रहते हैं. ये क्या करते हैं, ये इंटरसेल्युलर स्पेसेस में जाके वहां पे टिश्यू फ्लूइड क्रिएट करते हैं जिसे हम लिम्फ बोलते हैं. इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस. प्लाज्मा ऑफ ब्लड को थोड़ा पिगमेंटेशन होता है, बट लिम्फ इज एक्चुअली कलरलेस, कंटेन्स लेस प्रोटीन. और लिम्फ में थोड़ा प्रोटीन की मात्रा भी कैसी होती है, कम होती है. ओके, Yes, lymph drains into lymphatic capillary from the intercellular spaces. और जो lymph होता है वो कहाँ से स्प्रेड होता है या फिर कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, lymphatic capillary होती है, वहां से lymph सीक्रेट होता है, which join to form large lymph vessels that finally open into larger vein. और जो क्या करता है, large lymph vessels क्रिएट करता है जो ओपन होता है अगेन लार्जर वेन्स में. Lymph carries digested and absorbed fat from intestine. Lymph क्या करता है, जो भी digested and absorbed fat है from intestine and drains excess fluid. और वो क्या करता है, excess fluid drain out करता है from extracellular space back into the blood. Okay, ये वाला पॉइंट फिर से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है. Lymph carries digested and absorbed fat फ्रॉम इंटेस्टाइन. लिम्फ जो भी होता है वो एसिमिलेशन का काम करता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी आपका एब्जॉर्प्शन हुआ है विली से, वो सारा लिम्फ ले जाता है एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस. और क्या करता है, ड्रेन करता है एक्सेस फ्लूइड एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में बैक इनटू द ब्लड. ओके, so that is how the transportation in animal occurs. Now we'll see how the transportation of plant occurs. Okay,
So in plant, what happened? We have discussed earlier how plant takes in simple compound such as carbon dioxide and photosynthesized energy stored in their chlorophyll containing organ, namely called as a leaves. तो होता क्या है, जो भी हमारे प्लांट होते हैं वो सिंपल कंपाउंड कैरी करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोटोसिंथेसिस की सिस्टम से या फिर ऑपरेशन से वो जो क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन है जिसको लीफ बोला जाता है उसमें क्या करते हैं, उसमें अपना खाना बनाते हैं. द अदर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल नीडेड फॉर बिल्डिंग प्लांट बॉडी विल ऑल्सो हैव टू बी टेकन अप सेपरेटली. तो बाकी के रॉ मटेरियल फिर बॉडी से क्या करने पड़ते हैं, जो भी बॉडी को जरूरत होती है तो वो बनाने के लिए अदर रॉ मटेरियल्स आल्सो नेसेसरी, और वो सेपरेटली मतलब किसी और ऑर्गन से लिए जाते हैं. मान लो कि पानी चाहिए तो वो रूट से सक किया जाएगा, है ना. For plants, the soil is the nearest and richest source of raw material like nitrogen, phosphorus and minerals. और प्लांट के लिए सॉइल जो होता है वो कैसे होता है, सॉइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. और वो क्या क्या देता है, इट गिव्स प्लांट नाइट्रोजन, phosphorus and other mineral. Other mineral matlab if the plant is a spinach then it is require iron. If the plant is other like किसी किसी प्लांट को कैल्शियम चाहिए, किसी किसी प्लांट को आयरन चाहिए, किसी किसी प्लांट को नाइट्रोजन इन सोल्यूबल क्वांटिटी चाहिए. तो ये सारी चीजों को एज पर द डाइवर्सिटी हर एक मिनरल्स, हर एक प्रोटीन रॉ फॉर्म में मिलने के लिए या फिर उनको रॉ फॉर्म में डिलीवर करने के लिए सॉइल प्लेज अ वाइटल रोल, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. The absorption of these substances therefore occurs through the part in contact with the soil. और जो भी absorption होगा substances का वो कहाँ पे होगा, that therefore occurs through the part in contact with the soil, जिसको क्या बोलते हैं, roots बोलते हैं. तो absorption का काम roots करते हैं वो हमें पता है. If the distances between soil contacting organ and chlorophyll contacting organ are small, energy and raw material can easily diffuse to all parts of the plant body. और अगर डिस्टेंस होगा मतलब अगर डिस्टेंस सॉइल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन, जो भी सॉइल के कॉन्टैक्ट में है वो ऑर्गन का डिस्टेंस, एंड क्लोरोफिल के कॉन्टैक्ट में है वो ऑर्गन का डिस्टेंस अगर स्मॉल होगा तो एनर्जी और रॉ मटेरियल इजीली डिफ्यूज होगा. और इसीलिए छोटे प्लांट्स में जो भी फंक्शंस होते हैं वो बहुत फास्टली होते हैं. जैसे छोटे प्लांट्स में फ्लावर्स भी बहुत ज्यादा आते हैं, छोटे प्लांट्स में जो भी मतलब उन्हें उनकी जो लाइफ प्रोसेस होती है वो बहुत फास्ट होती है एज कम्पेयर टू बिग प्लांट्स, बिकॉज बिग प्लांट्स में जो लीफ एंड रूट का डिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है ना. But if these distances become large because of the changes of the body design, diffusion process will not be sufficient to provide raw material in leaves and energy in root. और इसीलिए अगर उनकी बॉडी बड़ी होगी तो जो डिफ्यूजन होगा मिनरल्स का या फिर रॉ मटेरियल का वो इतनी आसानी से इतने सफिशिएंटली नहीं होगा. A proper system of transportation is therefore essential for this situation. And इस चीज के लिए जो भी कॉम्प्लेक्स बॉडी होते हैं, whether it is a human body, whether it is a animals or whether it is a plant, इनको अपनी सफिशिएंट रिक्वायरमेंट के लिए क्या चाहिए होता है, एक परफेक्ट सिस्टम, एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए होती है. Energy needs differ between different body changes or design. Plant do not move, plant move नहीं करते है ना. And plant bodies have a large proportion of dead cells in many tissue. इनको भी बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए अपनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर अपनी लाइफ प्रोसेस के लिए. तो जो भी प्लांट्स हो गए वो मूव नहीं करते तो उनके बॉडी में बहुत ज्यादा डेड सेल्स होते हैं या फिर डेड टिश्यूज होते हैं, है ना, in tissue. As a result, plant have low energy needs and can use relatively slow transport system.
इस वजह से क्या होता है, प्लांट में लो एनर्जी नीड होती है, बिकॉज इतने ज्यादा प्रमाण पे उनकी मूवमेंट होती नहीं है, तो स्लो स्टेडी लो एनर्जी सिस्टम कैन वर्क efficiently फॉर प्लांट्स. The distance over which transport system have to operate, however, can be very large in plants such as very tall trees. और जो भी डिस्टेंस होता है, अगर वहां पे एक प्रॉपर ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, तो चाहे जितना भी लार्ज प्लांट हो, द सिस्टम विल वर्क वेरी इफिशिएंटली. Plant transport system will move energy stores from leaves and raw material from root. तो ये जो प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है ना, वो एनर्जी स्टोर करती है फ्रॉम लीव्स टू द रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट्स. ठीक है, तो लीव्स से एंड जो भी रूट से आता है, वो पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करती है, एनर्जी स्टोर करती है. These two pathways are constructed as independently organized conducting tubes. और ये दोनों पाथवे, जो लीव से आएगा और जो रूट से आएगा, ये दोनों पाथवे जो भी बॉडी कंस्ट्रक्ट करती है प्लांट की, वो सेपरेटली कंस्ट्रक्ट करती है. द अदर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कंडक्ट्स. ओके, तो फिर इसके लिए क्या होगा, Xylem जो होगा, xylem tissues will be responsible for water and mineral transport, which is obtained from the soil, and other phloem transport products, products of photosynthesis from the leaves where they are synthesized to other part of the plant. और जो भी phloem tissues होंगे, that will be responsible for the transportation of food. Okay, transport of water. We have seen earlier that xylem tissues are responsible for water transport and the phloem tissues are responsible for, yes, food transport. तो अभी ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होगा इन xylem tissue, vessels, tracheids of the root, stems and leaves are interconnected. xylem tissue के भी क्या होंगे, कुछ वेसल्स होंगे, कुछ ट्रैकियड्स होंगे जो रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स को इंटरकनेक्टेड रहेंगे. और ये क्या करेंगे, ये कंटिन्यूअस सिस्टम वाटर कंडक्ट करेगी. ये कंटिन्यूअस सिस्टम होगी वाटर कंडक्टिंग चैनल्स की, रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. At the root cells in contact with soil activity takes up ions. This creates a difference in the concentration of these ions between the root and the soil. तो ये root and soil में कैसे रहेंगे, एकदम हायर concentration में रहेंगे. Water therefore moves into the root from the soil to eliminate this difference. Okay, और फिर जो भी water रहेगा, जो भी root से move होगा, that will eliminate the soil. वो soil eliminate करेगा, उसके roots permit नहीं करेंगे soil को water में आने के लिए, because there is a water transport system. So why would any kind of a solid particles indulge in it? This means that there is a steady movement of water into root xylem, creating a column of water that is steadily pushed upward. और यहाँ पे ये जो रूट होगा xylem का, वो steadily मतलब continuously and slowly pushing the water to the upper side. Okay, ये upper side पे water push कर रहा है, नीचे ग्रेविटेशन एनर्जी वर्क कर रही. आप सोचो कितनी एनर्जी लगती होगी इस चीज के लिए. However, this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the heights that we are commonly sees in the plant. Plant use another strategy to move water in the xylem upwards to the highest point of plant body. तो प्लांट एक स्ट्रैटेजी यूज करते हैं जिसमें क्या होगा, ये पूरा का पूरा वाटर अपर बॉडी में चला जाएगा. कौन सी स्ट्रैटेजी देखते हैं. Provided that the plant has an adequate supply of water, the water which is lost through the stomata is replaced by water from the xylem vessels in the leaf. तो जो भी प्लांट को adequate water का सप्लाई है, अगर वो वाटर का लॉस्ट हुआ है फॉर एनी रीजन और फॉर सम रीजन, जैसे कि इवोपरेशन हुआ होगा, स्टोमाटा से वाटर लॉस हुआ होगा, तो क्या होता है, रिप्लेस्ड बाय वाटर फ्रॉम द xylem vessels in the leaf. और ये क्या होता है, ये रिप्लेस होता है बाय दी xylem vessels. In fact, evaporation of water molecule from the cells of the leaf corrects suction
which pulls the water from the xylem cells of the root. और जो भी evaporation of water molecule होते हैं from the cell of the leaf, वो एक suction create करते हैं, जिससे क्या होता है, एक pull create होता है water का from the xylem cells of the root. The loss of water in the form of vapor from aerial part of the plant is known as transpiration. और इस चीज को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन मतलब क्या? The loss of water in the form of vapor from the aerial part of the plant. प्लांट के जो भी एरियल पार्ट से, जैसे कि लीफ हो गया, छोटे छोटे ब्रांचेस हो गए, स्टीम्स हो गए, तो इनमें से जो भी वाटर इवोपरेट हो गए उसका लॉस हो जाएगा. सो दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन. ओके, उसको हम रोक नहीं सकते. दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस. Thus, transpiration helps in the absorption and upward movement of water. इसलिए transpiration क्या करता है? Absorption, वो जो pull create होता है ना, उस pull की वजह से absorption and upward movement of water होती है. ठीक है? And minerals dissolve in the form of roots to the leaf. और जो भी mineral होते हैं वो roots में dissolve हो जाते हैं, और वो roots में dissolve होके leaves को deliver होते हैं. It also helps in temperature regulation. और ये चीज क्या करती है? टेम्परेचर रेगुलेट में भी हेल्प करती है ट्रांसपिरेशन. आप कभी भी किसी भी वृक्ष के नीचे जाओ तो आपको बहुत ज्यादा ठंडाई, बहुत ज्यादा कूल एटमॉस्फेयर मिलेगा, या फिर आप फील करोगे, बिकॉज कॉन्टिन्यूसली इवोपरेशन इज गेटिंग डन. और वो जो स्टीम होती है, वाटर जो होता है उसकी स्टीम होती है ना इवोपरेशन में, तो वो स्टीम बहुत ठंडाई देती है ना. द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट. और जो इफेक्ट होता है रूट प्रेशर का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में, वो नाइट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. During the day, when the stomata are open, the transpiration pull becomes the major driving force in the movement of water in xylem. और जो भी सुबह का स्टोमाटा ओपनिंग का जो पीरियड रहता है, वहां पे जब ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होता है, तो वो जो वाटर होता है xylem में, उसको ड्राइव करने में बहुत अच्छी रोल प्ले करता है. ठीक है? नाउ विल सी द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस. तो जैसे हमने देखा कि वाटर एंड मिनरल्स, वी हैव डिस्कस सो फार द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन द प्लांट्स. नाउ लेट अस कंसिडर हाउ द प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, particularly photosynthesis, are moved from leaves to the other part of the body. This transport of soluble product of photosynthesis is called as translocation. अच्छा, मतलब आपने एक चीज तो देखी होगी, whenever there is a supply of water, that is been done by, क्या होता है? किससे होता है? है ना? राइट? अभी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जाइलम टिश्यू से होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्लोएम टिश्यू से होता है. दैट इज तो डन. ये मुझे समझ में आया. बट हमने अभी एक डेफिनेशन देखी जिसमें उन्होंने बोला लॉस ऑफ वाटर इज बीइंग डन बाय दिस जाइलम टिश्यू, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इवोपोरेशन. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन. उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन मतलब व्हाट? water is been delivered and it is been carried out or worked out with different parts of the tree. तो उसे बोला जाता है ट्रांसपिरेशन. ट्रांसलोकेशन क्या चीज है? तो ट्रांसलोकेशन मतलब द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. The transport of soluble product of photosynthesis is called as translocation. और ये कहाँ पे होता है? It's actually happens into the part of vascular tissue जिसे हम phloem बोलते हैं. ठीक है?
Beside the products of photosynthesis, the phloem transport amino acid and other products. तो सिर्फ ये ग्लूकोज जो प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो ट्रांसपोर्ट नहीं करता, तो ये अमाइनो एसिड एंड अदर सब्सटेंसेस भी ट्रांसपोर्ट करता है. These substances are specially delivered to the storage organ of roots, fruits, seeds and growing organ. और ये जो सब्सटेंस होते हैं ये हर एक सब्सटेंस बहुत अहमियत से रखा जाता है या फिर दिया जाता है. किस चीज के लिए? एक तो फूड स्टोरेज के लिए, then storage organ of roots, then fruits, seeds, and to the growing organ. The translocation of food and other substances takes place in the sieve tubes. और ये जो ट्रांसलोकेशन होता है या फिर अदर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है ये ना सीव ट्यूब्स से होता है. कौन सी ट्यूब्स? सीव ट्यूब्स. ऐसी सर्कुलर ट्यूब्स रहती है बहुत सारी ऐसी. Okay, with the help of the adjacent companion cell. और ये sieve tubes adjacent companion cell से upward and downward movement करके फूड का सप्लाई करते हैं. अपवर्ड जो भी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ट्रीज को चाहिए और जो भी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को चाहिए. Unlike transport in xylem, which can be largely explained by simple physical forces. तो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है xylem में ये सिंपल फिजिकल फोर्सेस में होता है. द ट्रांसलोकेशन ऑफ फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी. हाँ, तो फ्लोएम को भी एनर्जी चाहिए ना फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए, राइट? मटेरियल लाइक सक्रोज. सक्रोज मतलब व्हाट? ग्लूकोज. ग्लूकोज का ही एक फॉर्म होता है सक्रोज. is transferred into phloem tissue using energy from ATP. तो यहाँ पे एनर्जी खर्च होती है in the form of ATP molecules to transport the sucrose to many parts of the body. This increases the osmotic pressure of the tissue causing water to move into it. और ये जो क्या करता है ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करता है प्लांट में, है ना, और उस वजह से वाटर मूवमेंट होती है प्लांट की बॉडी में. This pressure moves the material in the phloem to tissue which have less pressure. और ये जो प्रेशर होता है ये मटेरियल लेके क्या करता है फ्लोएम टिश्यू में जाता है जिससे थोड़ा सा हाई प्रेशर होता है और ये अलाउ करता है. दिस अलाउ द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड. और फिर जैसी प्लांट की नीड होगी वैसे फ्लोएम मटेरियल ट्रांसपोर्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल इन स्प्रिंग शुगर इज स्टोर्ड इन रूट एंड स्टेम्स टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड to the birds which is needed for need energy to grow. लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, उस टॉपिक पे हमेशा एवरी ईयर बोर्ड पे क्वेश्चंस आते हैं. एक्सक्रीशन. एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इस चैप्टर को ठीक से समझने की. चलो, excretion. We have already discussed how organisms get rid of gaseous wastage जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन. तो ये हमने देखा है कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वेदर इट इज मल्टी सेल्यूलर और सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, तो वो अपना जो भी गैसियस वेस्टेज होते हैं वो रेस्पिरेशन थ्रू या फिर फोटोसिंथेसिस के थ्रू कैसे क्या करते हैं गेट रीड अवे, मतलब कैसे वो वहां से एक्सक्रीट करते वो हमने देखा. जैसे कि हमने फोटोसिंथेसिस की केस में देखा प्लांट क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एंड ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट छोड़ देता है, राइट. एंड रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन विल बी टेकन बाय द मल्टी सेल्यूलर और सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल बी लिबरेटेड. तो ये रेस्पिरेशन का मेनली हमने ह्यूमन बीइंग का देखा था. इन ह्यूमन बीइंग oxygen will be taken by the lungs and then carbon dioxide will be liberated. Other metabolic activities generate nitrogenous material which need to be removed. Metabolic activity का यहाँ पे मतलब होता है जो भी खाना हम खाते हैं उसमें से न्यूट्रिशन हम ले लेते हैं और जो हम पचा नहीं सकते, जैसे हो गया आपका फाइबर सेल्यूलोज, तो वो हम पचा नहीं सकते हैं, राइट. तो वो हमारी बॉडी से निकलना बहुत जरूरी होता है. और जो भी मटेरियल हमें एज अ वेस्ट प्रोडक्ट लाइक
हम यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, फीसेस डिफिसेशन करते हैं ह्यूमन बींग्स, तो वो कैसे होता है, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ. The biological process involved in the removal of this harmful metabolic waste from the body is called as excretion. तो चलो हमें definition तो मिली गई. Biological process involved in the removal of harmful metabolic waste from the body is called as excretion. Different organisms use varied strategies to do this. So there's no only one kind of a process by which the organism will do excretion. There are a lot of processes according to the body, according to the habitat, and according to the environment. Excretion will be done, है ना? Different organisms use varied strategy to do this. Many unicellular organisms remove these wastage by simple diffusion. और ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये अपना एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, बाय डिफ्यूजन मेथड. डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, बाय डिफ्यूजन. सो डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, बॉडी जो होती है फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर, तो सराउंडिंग के वाटर में वो क्या करता है, डिफ्यूज कर देते हैं एक्सक्रीटरी पार्ट, और वो जो एक्सक्रीट करना चाहते हैं. As we have seen in other processes, complex multicellular organisms use specialized organ to perform the same function. और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में तो आपको पता है हर एक फंक्शन के लिए हर एक स्पेसिफाइड ऑर्गन रहता है. सो मल्टीसेल्युलर में यही जो एक्सक्रीशन का फंक्शन होता है वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन परफॉर्म करता है. ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन. Let's get started with the excretion in human being. So the excretory system in human being includes a pair of kidney. तो हमारी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमन बीइंग की वो हम स्टडी करेंगे, और यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर. यहाँ से ये जो नॉच होता है ना जिसे हिलम बोलते हैं, वहां से यूरेटर की पेयर एक आ गई. ठीक है, then a urinary bladder. Okay, so this is your urinary bladder. Then urethra, this is nothing but your urethra. Kidneys are located in the abdomen on either side of backbone. और ये जो kidneys होते हैं ना, ये abdomen के either side में, backbone के साइड पे क्या होते हैं, on either side of backbone situated होते हैं. So where is the location of kidney? Located in the abdomen on either side of the backbone. Urine produced in kidneys passes through the ureter. और जो भी यूरिन प्रोड्यूस होता है वो यूरेटर से पास होके कहाँ पे आता है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है फॉर सम पीरियड. उसके बाद यूरेथ्रा से वो निकल जाता है. और ये जो यूरेथ्रा होता है वो थोड़ा आउटर साइड में होता है ना. मेन के तो पूरे आउटर साइड में होता है और फीमेल के थोड़ा आउटर साइड में होता है. दैट्स व्हाई इट इज स्पेशलाइज्ड विद सम स्पेशल muscles, sphincter muscles we call it. The process when we expel the urine from the body is called as micturition. Okay, how is urine produced? ठीक है, यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है. The purpose of making urine is to filter our waste product from the blood. ब्लड में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो ये जो सेल होता है ना, ये सेल में ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन, ये आ गया आपका न्यूक्लियस जो पावर हाउस होता है जिसमें आरएनए डीएनए मटेरियल स्टोर होता है. ये आपका क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये आपका क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया. ये आपके हो गए राइबोसोम्स, देन देयर आर लाइसोसोम्स. ये साइटोप्लाज्म हो गया. तो ये पूरा जो सेल होता है ब्लड के थ्रू इसमें न्यूट्रिशन आता है. और जब ये पूरा सेल कुछ ना कुछ काम करता है तो ये क्या करता है, वो एनर्जी यूज करके कुछ वेस्टेज या फिर वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है. ठीक है,
ये वेस्ट प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, लाइक इट कैन बी अमोनिया, इट कैन बी नाइट्रोजस वेस्ट लाइक अमोनिया, it can be CO2, it can be any other substances which cannot be digested by that cell. And then what will happen when it will be passed into, again it will mix into the blood. और ये जो यूरिन प्रोड्यूस होती है तो इसका पर्पस क्या होता है? टू फिल्टर द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड. तो यही क्या होता है, इसका मेन पर्पस होता है. Just as CO2 is removed from the blood, in the lungs, nitrogenous waste such as urea or uric acid are removed from blood in the kidney. तो जैसे कि हमने देखा लंग्स से जब CO2 रिमूव होता है, वैसे ही नाइट्रोजस वेस्ट, कौन सा नाइट्रोजस वेस्ट? यूरिया एंड और यूरिक एसिड, ये सारे ब्लड से क्या होते हैं? रिमूव होते हैं फ्रॉम किडनी. It is then no surprise that the basic function unit in the kidney, like in the lungs, is a cluster of very thin wall blood capillaries. और ये कोई ताज्जुब की बात नहीं कि जैसे लंग्स में अल्वोलाई काम करता है एज अ बेसिक फंक्शन, वैसे ही हमारी किडनी में एक थीन वॉल ब्लड कैपिलरीज बहुत ज्यादा क्लस्टर के साथ काम करते हैं. Each capillary cluster in the kidney is associated with cup-shaped end of tube. Okay, so यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया गया है और ये जो दिया गया है ये रीनल आर्टरी है. ठीक है, ये ब्रांच रीनल आर्टरी है जो एक कप लाइक स्ट्रक्चर में क्या हो रही है? अंदर जा रही है. ठीक है, so that cup-shaped end of the tube that collects the filtered urine. और ये जो है ये येलो कलर का पार्ट, ये एक्चुअली क्या कर रहा है? यहां से ब्लड अंदर जाके वो कप लाइक स्ट्रक्चर यूरिन को कलेक्ट करने का काम कर रहा है. Each kidney has large number of this filtration called as nephron packed close together. Oh God. So this is nothing but the structure of nephron. ऐसे हमारी बॉडी में 1.5 बिलियन नेफ्रॉन इन ईच साइड ऑफ किडनी होते हैं और ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है जहां पे ये जो है ये बोमन कैप्सूल है. ओके, ये बोमन कैप्सूल क्या करती है? जो भी यूरिन है उसको फिल्ट्रेशन करने का काम करती है. ओके, सच substances in the initial filtrate such as glucose, amino acid, salt and a major amount of water. और सिर्फ यूरिन नहीं फिल्ट्रेट होता है, तो यूरिन के साथ जो हायर मॉलिक्यूलर वेटेज वाले मॉलिक्यूल्स रहते हैं इन द ब्लड वो भी फिल्ट्रेट होते हैं, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर भी फिल्ट्रेट होता है. आर सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब एज यूरिन फ्लोज अलोंग द ट्यूब. और जब भी दिक्कत पड़ती है, जब भी जरूरत होती है, तो यही मटेरियल जब फिल्टर होता है उसी के साथ वो थोड़ा थोड़ा रीअब्सॉर्ब हो जाता है अगर बॉडी को जरूरत हो तो. As the urine flows along the tube, the amount of water reabsorbed depend on how much excess water is there in the body. और ये जो वाटर रीअब्सॉर्ब होगा ये किस पे डिपेंड करेगा? ये इस पे डिपेंड करेगा कि बॉडी में एक्चुअल में वाटर कितना है, एक्सेसिव वाटर. अगर बहुत ज्यादा होगा तो रीअब्सॉर्प्शन बहुत कम मात्रा में होगा. वैसे एक बात बता दूं, पूरे दिन में 350 टाइम्स यूरिन क्या होता है? किडनी क्या होती है? फिल्ट्रेट करती है यूरिन. सो 350 टाइम्स, नॉट अ जोक. And on how much of dissolved water there is to be excreted. The urine forming in each kidney eventually enter a long tube which we called as a ureter. आपको मैंने दिखाया था, ये जो आपकी किडनी थी उसके बाद ये जो पेयर था ये यूरेटर का पेयर था जो यूरेथ्रा को क्या था? कनेक्टेड था, राइट? So which connects the kidney with the urinary bladder. Urine is stored in the urinary bladder until the pressure of expanded bladder leads to urge to pass it to. And जब तक ये ब्लैडर भर ना जाए पूरा तब तक ये क्या नहीं करता? ये बिल्कुल भी नर्वस सिस्टम को इंतला नहीं करता. तो ब्लैडर एक मस्कुलर सैक है, यूरिनरी ब्लैडर, जो क्या होता है? नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल में रहता है. एंड व्हेन
there is a kind of thing that yes the bladder is full, then हमें sensation होता है, signals जाते हैं कि yes there is need to urge now, you need to urinate. तब क्या जाता है, तब हम usually urination करते हैं. मोर टू नो में आर्टिफिशियल किडनी है, हीमोडायलिसिस. सो किडनी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी के लिए. सेवरल फैक्टर जैसे इन्फेक्शन हो गया, इंजरी हो गई, या फिर रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो हो गया किडनी में, वो सारी रिड्यूस करती है एक्टिविटी किडनी को. दिस लीड्स टू अक्युमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्टेज इन द बॉडी. और बहुत सारे फैक्टर है जो ब्लड फ्लो को क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं, राइट. तो अगर किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं करेगी तो क्या होगा, बॉडी के ब्लड में सारे हार्मफुल केमिकल्स डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे. इन केस किडनी फेल्योर एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज्ड. और अगर किडनी फेल्योर हो भी गया तो वहां पे एक हमें सॉल्यूशन है, एन आर्टिफिशियल किडनी जो यूज की जाती है. It's kind of a device to remove nitrogenous waste product from the blood through dialysis. और dialysis से हम क्या कर सकते हैं? We can actually remove the nitrogenous waste product from the blood. Artificial kidneys contain a number of tubes with a semi-permeable lining suspended in the tank filled with dialysing fluid. तो यहाँ पे dialysing fluid भरा पड़ा रहता है. और ये आर्टिफिशियल ही, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सेमी परमेबल लाइनिंग होते हैं जो एक टैंक में डिपॉजिटेड होता है. ये फ्लूइड में सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है जो हमारे ब्लड में रहता है. ओके, एक्सेप्ट दैट इट इज डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजस वेस्ट ओनली. ये जो फ्लूइड होता है इसमें नाइट्रोजस वेस्ट नहीं होता. द पेशेंट्स ब्लड इज पास थ्रू दिस ट्यूब्स. अभी ये पेशेंट का जो भी ब्लड होगा जिसमें नाइट्रोजस वेस्ट है, ये पूरे सिस्टम में क्या होगा, पास होगा. ठीक है. ड्यूरिंग दिस पैसेज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पास इनटू डायलिसिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन. और ये जो डायलिसिंग सॉल्यूशन है इसमें ये ब्लड क्या होगा, ये नाइट्रोजस वेस्ट डिफ्यूज होता रहेगा. ओके, द प्यूरिफाइड ब्लड इज पंप्ड बैक टू द पेशेंट. और जो भी प्यूरिफाइड ब्लड होगा वो पंप करके पेशेंट के बॉडी में चला जाएगा. दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ किडनी. ये पूरा जैसे किडनी फंक्शन करता है वैसे ही करता है, बट इट इज डिफरेंट सिंस देयर इज नो रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व. ओनली देयर इज नो एनी काइंड ऑफ अ रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. तो अगर किसी ने पूछ भी लिया कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन आर्टिफिशियल डायलिसिस एंड नेचुरल डायलिसिस, तो नेचुरल डायलिसिस में रीअब्जॉर्प्शन होता है, बट आर्टिफिशियल डायलिसिस में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड या फिर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है. नॉर्मली इन हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्टर इन किडनी इज अबाउट 180 लीटर. तो हमारी बॉडी में जो फिल्ट्रेशन होता है वो 180 लीटर का डेली पर्पज में होता है. हाउएवर द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रीटेड इज ओनली 1 और 2 लीटर. और जो हम एक्सक्रीट करते हैं यूरिन वो 1 और 2 लीटर करते हैं, बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब बाय द किडनी ट्यूब्यूल. बिकॉज बाकी का क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन कौन करता है, किडनी ट्यूब्यूल्स करते हैं. विल सी हाउ द एक्सक्रीशन इन प्लांट अकर. प्लांट यूज कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉर एक्सक्रीशन. कौन सी कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज करती है प्लांट, वो देखेंगे. देन एनिमल. ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थ्रू as a waste product generated during photosynthesis. We have discussed earlier how plants deal with oxygen as well as carbon dioxide. They can get rid of excess water by transpiration. तो अगर excess water की बात की जाए तो वो कैसे excrete करते हैं, by the method of transpiration. For other waste, plant use the fact that many of their tissue consist of dead cell and they can be even lose some part of such leaves. तो वो डेड सेल्स भी निकालते हैं बॉडी से और कुछ लीव्स जो नहीं चाहिए उनको वो भी निकालते हैं. मेनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन सेल्यूलर वैक्यूल्स. आपको पता होगा प्लांट सेल में एंड एनिमल सेल में दो तरह के डिफरेंस है. एक तो इसको सेल वॉल होती है प्लांट सेल को, एनिमल सेल को सेल वॉल नहीं होती. दूसरी बात इसमें वैक्यूल होता है. एनिमल सेल में वैक्यूल होगा भी तो वो बहुत छोटा होता है, प्लांट सेल में अच्छा खासा बड़ा वैक्यूल होता है.
तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो उस वैक्यूल में वो स्टोर करते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट में बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ, है ना। These waste products are stored in the form of resin, gum, especially the old xylem. और हम जो देखते हैं जो गोंद झाड़ के ऊपर होती है तो वो एक्चुअली ओल्ड झाइलम होते हैं, डेड झाइलम टिश्यूज होते हैं। प्लांट also excrete some waste substance into the soil around them. और कुछ कुछ प्लांट क्या करती है, वेस्ट सब्सटेंसेस सॉइल में भी डाल देती है, जैसे ट्रांसपिरेशन उन्होंने डाल दिया है ना, राइट। तो चलो, आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर। आप प्लीज ये बात बिल्कुल मत भूलना कि इसकी एक्सरसाइज का भी वीडियो आने वाला है, मैं अपलोड कर दूंगी आपके लिए, वो जरूर जाके देखना, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो इतने इत्मीनान से और शांति से देखने के लिए बहुत स्पेशली द ओल्ड झाइलम। और हम जो देखते हैं जो गोंद झाड़ के ऊपर होती है तो वो एक्चुअली ओल्ड झाइलम होते हैं, डेड झाइलम टिश्यूज होते हैं। प्लांट also excrete some waste substance into the soil around them. और कुछ कुछ प्लांट क्या करती है, वेस्ट सब्सटेंसेस सॉइल में भी डाल देती है, जैसे ट्रांसपिरेशन उन्होंने डाल दिया है ना, राइट। तो चलो, आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर। आप प्लीज ये